भी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 19वीं एवं 20वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उन सभी का हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे तथा उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या और भी प्रश्न बनने की संभावना हो, ताकि आपको उससे रिलेटेड अगर आप एक बार पढ़ लें तो कहीं दिक्कत ना हो। तो इससे पहले हम लोगों ने 19वीं 20वीं सदी के धार्मिक सामाजिक आंदोलन से लगभग 50 तक प्रश्न देखा था। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, यानी 50 से आगे। 50 में क्या देखा था हम लोगों ने? 50 में हम लोगों ने देखा था कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो हम लोगों ने देखा था किस तरह से ये 25 वर्ष की उम्र में ये गिरवा वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद कनाडा, जापान होते हुए, चीन होते हुए वह अमेरिका पहुंचते हैं, जिसमें विश्व धर्म परिषद का सम्मेलन हो रहा होता है। वहाँ पे वो भाग लेते हैं। उसके बाद इंडिया का काफ़ी, वहाँ पर भारत जो होता है उसका काफ़ी अलग नाम होता है। तो वह होता 1893 ईस्वी में। उससे आगे देखेंगे। 50 तक चर्चा हुई थी। 51 में हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। 51 में कह रहा है कि तुहफत उल मोबदीन की रचनाकार हैं। कौन है? ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम और दयानंद सरस्वती। तो ध्यान से समझिए, तूफत उल मोदीन की रचना कब होता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राजा राम जो मोहन राय होते हैं उसको आधुनिक भारत का अग्रदूत भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी उसका विरोध करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। उसके विरुद्ध उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। तो इसलिए उनको आधुनिक भारत का ये पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने उफ़तुलनामा किस प्रकार से हम लोगों ने देखा। राजा राम मोहन राय क्या होते हैं? वह तो हिंदू धर्म ग्रंथों का तो अध्ययन करते ही करते हैं, वेदों का। उसके अलावा वो संस्कृत में भी पढ़ाई करते हैं। संस्कृत के लिए हम लोगों ने देखा था किस तरह से वो बनारस जाते हैं, पटना में फारसी उर्सी आकर पटना में फारसी सीखते हैं। उसके बाद इनका जो जन्म होता है 1772 ईस्वी में होता है। तो वो आपको शायद याद ही होगा, पीछे बहुत बार चर्चा हुआ है, वही राधानगर कोलकाता में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से अब वो क्या कर लेते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा ईसाई धर्म, सिख, अन्य सभी ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं। और गहन अध्ययन करने के बाद वो कोलकाता में से निकलकर, वो अपने गांव से निकलकर कोलकाता आते हैं जॉब के लिए। वही क्या होता है, वह जॉब 1803 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत दीवानी के पद पर वह लेते हैं। उससे जॉब को लेने से पहले उसी समय 1803 ईस्वी में क्या करते हैं, वह सभी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो वह एक तोहफतुलनामा, जिसे ईश्वर का उपहार कहा जाता है एकेश्वरवाद के रूप में, एकेश्वरवाद का उपहार तोहफत उल मुद्दीन, उसको क्या किए वो प्रकाशन करते हैं। तोहफतुलनामा जब ये प्रकाशन करते हैं तो क्या होता है, इसमें मुख्यतः ये क्या करते हैं, इसमें वो सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, इसका उसमें क्या करते हैं तोहफतुलनामा में। और जो भी जो होता है हिंदू समाज में तर्कहीन धार्मिक विश्वासों, भ्रष्ट प्रथाओं का उजागर करने का काम करते हैं। तो यही उनके द्वारा क्या किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। वो एकेश्वरवाद के उपहार, इसी का अर्थ हुआ, या देवताओं का एक उपहार। आप आगे आप देखेंगे बाद में कि क्या करते हैं राजा राम मोहन राय, जो ये इस्लाम धर्म होता है ना, उसमें राजा जो इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित, जो उसमें बात की जाता है उसके प्रति वो आकर्षित भी रहते हैं, उसका महत्व भी देते हैं। आगे आपको आएगा, चर्चा होगी इसकी। तो तोहफत उल मुद्दीन रचनाकार राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और भी आगे जान लेते हैं। 1803 ईस्वी में तोहफत उल मुद्दीन उनके द्वारा किया जाता है। फिर समय बीतता है, समय बीतने के साथ 1814 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जॉब को छोड़ देते हैं। उसके बाद 1815 ईस्वी में वो आप देखेंगे कि अपने दोस्त देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ मिलकर, टैगोर वही है, तो उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, आत्मीय सभा का भी स्थापना करते हैं। 1815 ईस्वी में जब वो संस्था का स्थापना करते हैं तो उसका भी बहुत प्रकार से विरोध होता है, परंतु राय निराश नहीं होते हैं। उसके बाद वो क्या होते हैं, देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा और प्रसार के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा और नवजागरण के प्रसार के लिए विज्ञान का और अंग्रेजी का शिक्षा माध्यम। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक निम्नलिखित भारतीय जो सामाजिक उत्थानों में से नेता कौन थे, वो तो राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है। उसके बाद 1821 ईस्वी में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 1817 में वो हिंदू कॉलेज का भी स्थापना होता है डेविड हेयर के सहयोग से। तो डेविड हेयर को सहयोग भी करते हैं उसमें राधाकांत राव, जो इनका बाद में विरोध करेंगे ब्रह्म समाज का, वो भी इस हिंदू कॉलेज में सहयोग करते हैं। उसके बाद 1821 ईस्वी में क्या होता है, 1821 से पहले और भी घटना होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, सेंसरशिप लगा होता है समाचार पत्रों पर, अखबारों पर। उसके हार्ड कानून होता है, उसे ढीला करने के लिए, उसे कम करने के लिए अपने लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से एक स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन भी करते हैं राजा राम मोहन राय। फिर आप देखेंगे 1819 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा क्या किया जाता है,
जो प्रेस सेंसरशिप था उसको ढील भी किया जाता। उसके बाद वो अपना पत्रिका निकालेंगे, जैसे ही वो ढील मिलेगा तो वो पब्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 पत्रिका निकालेंगे, एक ब्राह्मणवादी पत्रिका 2821 ईस्वी में, और दूसरा बंगाली पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका होता है, संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में। तो ये हो गया 2 तरह का, ब्राह्मणवादी और संवाद कौमुदी। फिर 1822 ईस्वी में एक और फारसी मिरात उल अखबार का भी प्रकाशन करेंगे। उसके बाद फिर 1825 ईस्वी में क्या करेंगे, वेदांत कॉलेज की भी वो स्थापना करते हैं, जिसमें वो शिक्षण संस्थानों इत्यादि पढ़ाने का काम करता है। फिर आप देखेंगे कि 1826 ईस्वी में एक जूरी बिल आता है। जूरी बिल क्या होता है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जैसे 11 से 21 से 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। उसके बाद जो जूरी बनने के लिए उसमें कुछ नियम उयम था इसमें, जैसे कि इतना धन होना चाहिए, पट्टे ज़मीन पर इतना साल का होना चाहिए। तो इसका वो विरोध भी करते हैं। कभी प्रश्न आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जूरी बिल का विरोध निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था, तो वो राजा राम मोहन राय उसी समय करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1826 हो जाता है। उसके बाद तो फिर वो अपने अन्य सहयोगियों के साथ, इसमें द्वारकानाथ ठाकुर, कालीनाथ मुंशी प्रशंसक समाज में आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं। फिर 1828 ईस्वी में आत्मीय सभा के बाद उसी का नामकरण ब्रह्म समाज के रूप में, आत्मीय सभा नहीं, ब्रह्म सभा के रूप में, है ना। आत्मीय सभा तो 1815 में ही हो गया था ना, तो वो ब्रह्म सभा के रूप में होते हैं। फिर ब्रह्म सभा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का उसका नामकरण किया जाता है। तो उसमें वेदों व उपनिषदों के अध्ययन और वह ईश्वर के सिद्धांत पर भी उन्होंने जोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सभी को आलोचना करते हैं। तथा उसमें क्या होता है, जो बहु विवाह का प्रथा था, बाल विवाह, सती प्रथा, इसका काफ़ी वो गौर विरोध करते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि इन्हीं के प्रयास रत्न से, ब्रह्म समाज के प्रयास रत्न से ही क्या होता है कि 1828 ईस्वी में क्या होता है, सती प्रथा नहीं, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म कर दिया था, कानून बनाकर हटा दिया था, उसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से। तो वो भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से कुछ था। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय क्या करेंगे, अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित शिकायतों के लिए वो इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड में उनके 1833 में मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन उसको संभालेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न जो हम बताते जा रहे हैं वो प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसलिए हम उसकी चर्चा कर दिए ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। 52 में देखिए 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। अब देखिए 1856 ईस्वी में, यह वक्त है 1856 ईस्वी का। अभी हम लोगों ने एक वक्त देखा जब सती प्रथा, वो सती प्रथा, अगर राजा राम मोहन राय सती प्रथा को खत्म करते तो काफ़ी व्याप्त था, जिसमें महिलाओं को अपने पति के साथ, पति की मृत्यु होने पर उसे जिंदा जला दिया जाता था, लकड़ी की चिताओं पर, जो काफ़ी भयावह था। उन्होंने अपने बड़े भाई के मृत्यु के बाद वो अपने बड़ी भाभी को उस चिताओं पर जलते हुए, मतलब उस घटना को देखा था, जिससे वो काफ़ी प्रभावित थे और विक्षुब्ध थे। इसके कारण उन्होंने सती प्रथा के लिए अथक प्रयास किया, काफ़ी विरोध भी हुआ। यही राधा कांत राव काफ़ी विरोध भी करते हैं जब सती प्रथा का वहाँ पारित होता है। तो वही एक तरह से और था, ये था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। यह 1856 ईस्वी में, यह भी हिंदू पुनर्विवाह क्या था कि पहले क्या होता था, बहुत कम एज में शादियाँ हो जाती थी, जिसके कारण कोई बच्ची को मतलब पता भी नहीं होता था क्या है नहीं है, मतलब कम एज में बहुत 60 साल की उम्र से, इस तरह से काफ़ी डिफरेंसेस होता था। और बहुत मतलब उस समय ना ही वो उस योग्य होती थी, शादी हो जाता था, उसके कारण वो अभी प्रथा काफ़ी व्याप्त था समाज में, जो चलता रहा था बहुत दिन। तो वह क्या करते हैं, वह जो सहयोग होता है इसमें, सती प्रथा को खत्म करने का जो सहयोग होता है 1856 में, वो होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये क्या होंगे, यह भी जब इस चीज़ को क्या करते हैं विधानसभा में 16 जुलाई को जब पारित करते हैं, तब इसका विरोध यहाँ पे भी राधा कांत राव करते हैं, क्योंकि उससे 4 गुना हस्ताक्षर करवाकर वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी उसको जो लॉर्ड डलहौजी होता है, 16 जुलाई को पार होता है, लॉर्ड डलहौजी उसको अंतिम रूप देता है, और उसके बाद वो उसका तो कार्यकाल खत्म होता है। फिर कैनिंग आता है, तो कैनिंग इसको कानून बनाकर खत्म करता है। तो ध्यान में रखिएगा, तो 1856 में जो कानून पारित हुआ था, कौन कौन हुआ था, एक तो हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो 3 ऑप्शन किस में है, 1 में भी है और 3 में भी है, सी में भी है। तब हम लोग को देखना। उसके बाद हिंदू अयोग्यता कानून, धार्मिक अयोग्यता कानून, यह भी जो धार्मिक अयोग्यता कानून था, यह भी 1856 में ही लागू हुआ था। तो ये क्या था, हिंदू अधार्मिक, जिसके तहत हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया जाता था, अर्थात धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने वंशानुगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये इसके तहत लाया गया था। हिंदू मतलब ये तो 1850 ईस्वी में लाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तब उसको वंशानुगत जो संपत्ति है उससे वंचित उसको नहीं किया जाएगा था हिंदू। तो इस तरह से 52 भी आगे हम लोग देखते हैं। अब 53 में आते हैं। अब कह रहा है 53 में महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब लोकहितवादी यानी लोगों का हित करने के लिए, तो महाराष्ट्र में वो जाने जाते हैं ऑप्शन में एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई और गोपाल हरि देशमुख। तो देखिए महाराष्ट्र में मुख्यतः अगर वहाँ का सामाजिक सुधार की बात आती है तो एमजी रनाडे का जरूर बात आता है, क्योंकि आप याद करिए जो एमजी रनाडे होते हैं वह उस समय का एकमात्र
उतने शिक्षित और न्यायाधीश के पद पर ये तो लास्ट होते होते रिटायर होते होते एम जी रनाडे वह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसके बाद इनकी होती है। तो वह क्या करते हैं, वो उस बड़े पद पर होते हैं, लेकिन इस पद पर होते हुए भी वो बहुत सारा सामाजिक धार्मिक कार्य करते हैं। अगर महाराष्ट्र का लोकहितवादी तो एम जी रनाडे को ही जाना जाता है। आइए कुछ उनके बारे में जानते हैं, एम जी रनाडे के बारे में। एम जी रनाडे क्या करते हैं, आप पहले देखेंगे कि क्या होगा, ब्रह्म समाज का जब नेतृत्व केशव चंद्र सेन करेंगे तो वह क्या आएंगे, उस ब्रह्म समाज को फैलाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए वह पहुंचेंगे महाराष्ट्र। एम जी रनाडे और जो होंगे आत्माराम पांडुरंग उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद यही जो है, उससे पहले भी वो तो प्रभावित होते हैं, लेकिन एम जी रनाडा आप देखेंगे पहले से भी धार्मिक सामाजिक आंदोलन जिसमें बाल विवाह सती प्रथा इन सभी का काफ़ी वो विरोध भी करते हैं। उसके तहत वो वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन भी चलाते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि स्त्रियों की शिक्षा को लेकर जो एम डी रनाडे काफ़ी उसके प्रति अग्रसर रहते हैं, काफ़ी प्रयासरत होते हैं। जो डेक्कन सोसाइटी का भी स्थापना 1884 ईस्वी में एम जी रनाडे एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वहाँ पर किया जाता है, जो पश्चिमी शिक्षा के समय में देने के लिए वह एकमात्र स्कूल होता है। उस स्कूल की स्थापना करते हैं पहले, फिर बाद में कॉलेज भी बनता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, और क्या करता है, प्रार्थना समाज की स्थापना वही होता है 1867 ईस्वी में होता है। इसमें ऐसे प्रार्थना जब आप प्रश्न में देखा जाएंगे तो एम जी रनाडे का भी सहयोग था और आत्माराम पांडुरंग का भी सहयोग था। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी स्थापना कौन की है, तो मेन रूप से आत्माराम पांडुरंग होता है, लेकिन एम जी रनाडे का भी होता है। इस तरह से इस कारण उन्हें जो है एम जी रनाडे को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 54 में कह रहा है 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। अब देखिए 19वीं शताब्दी का जो धर्म समाज सुधार आंदोलन क्या था, वह जो धर्म समाज सुधार आंदोलन था वह पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या करते थे एवं पुस्तकों के माध्यम से इस सुधार आंदोलन का प्रचार हुआ और विकास हुआ और फैला भी। तो मुख्यतः यह जो था 19वीं सदी का धर्म सभा, वह तो गरीब वर्ग में नहीं पहुंचा, हाँ मध्यम उच्च वर्ग कह सकते हैं, उच्च वर्ग कह सकते हैं। तो इन सभी को ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि सबसे नीचे वाले अभी भी शिक्षा से वंचित थे, शिक्षा के लिए देख रहे थे किस तरह से रनाडे जी भी कार्यरत होते हैं, हाँ राजा राम मोहन राय भी कार्यरत होते हैं, हर एक मतलब जितने भी आ रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर विवेकानंद भी, सभी लोग जो आ रहे हैं वो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं फैल पाता क्योंकि उस योग नहीं होता, सुविधा नहीं होती। तो इसके कारण इस प्रश्न का सही जवाब अगर ऑप्शन में रहता कि उच्च मध्य वर्ग तो होता, उच्च वर्ग तो दोनों होता, तो ऑप्शन में नहीं है। तो बुद्धिजीवी वर्ग तो बिल्कुल सही होगा, बुद्धिजीवी। निर्धन समाज वर्ग नहीं होगा, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े, तो ये कहना सही है कि उच्च नगरीय उच्च जातियाँ, 1 2 काफ़ी पर्याप्त लग रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 54 के बाद 55 में आते हैं हम लोग। 55 ने कहा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। अब देखिए ब्रह्म समाज, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि राजा राम मोहन राय किस तरह से 1772 ईस्वी में जन्म लेते हैं, राधानगर के वर्धमान जिले के राधानगर गांव में जन्म लेते हैं। फिर वहाँ से किस तरह से वो हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद, वेद उद को पढ़ने के बाद वो इस्लाम, ईसाई और अन्य ग्रंथों का भी काफ़ी अच्छा से अध्ययन करते हैं। वो फारसी भी सीखते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं, लगभग भाषाओं का वो ज्ञान अर्पण करते हैं। उसके बाद किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने 30 तक तो भी चर्चा कर लिया था कि 1833 में उनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु से पहले उन्होंने, हम लोग ये भी देखा कि किस तरह से 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले वह ब्रह्म सभा की भी स्थापना करते हैं, वही ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज में बदलता है। तो मुख्यतः जो उसका उद्देश्य रहता है, ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य रहता है, उद्देश्य यही होता है कि जो मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि की आलोचना ब्रह्म सभा में की गई थी तीर्थ यात्रा पर, और उसमें जो था ब्रह्म समाज में जो हिंदू में व्याप्त कुर्तियाँ थी, हिंदू की पूरे समाज में कही बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये क्या किए थे, ये सभी को वेदों के उन्होंने विरुद्ध माना था और इस पर वो जोर दिए थे। तो और पुरोहित अनुष्ठानों आदि के खिलाफ भी थे। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ कौन थे, तो यह भी आएगा, यह भी उसको नहीं प्रायिकता दे रहे थे। तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पर था, तो वह मुख्य रूप से एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जो पहला ग्रंथ तोहफत उल मुदीन जो होता है उसमें भी एकेश्वरवाद के उपहार में जिसे देवताओं का उपहार या एकेश्वरवाद के उपहार के रूप में जाता है। बस 1803 ईस्वी में जो सामने आया था उसमें भी क्या हुआ था, हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं का उन्होंने उजागर किया था। फिर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय का जो इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति काफ़ी आकर्षित होता है। उन्होंने कहा था कि एकेश्वरवाद भी क्या है, वेदांत का मूल्य संदेश है, तो एकेश्वरवाद हो जाएगा।
देव समाज के संस्थापक कौन होंगे? अब देखिए देव समाज कौन है। देव समाज के संस्थापक हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। ये शिव नारायण अग्निहोत्री कौन है जान लीजिए। जो शिव नारायण अग्निहोत्री है यह पहले ब्रह्म समाज के ही सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। 1886 ईस्वी तक तो वो वहाँ पर बिल्कुल अग्नि नारायण जो होते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री काम करते हैं। देव समाज इसके साथ में ही काम करते हैं, लेकिन 1887 ईस्वी में पूर्ण रूप से मतलब कुछ आपसी उसमें थोड़ा सा संघर्ष नहीं कहिए कि बातों का उसमें एक दूसरे से मिलाप नहीं हो पाता, जिसके कारण वो अलग होकर देव समाज की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म समाज का ही पहले रहते हैं। तो इस देव समाज का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य वही होता है, इसमें उद्देश्य होता है कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोगों के विचारों, अच्छाइयों, सच्चाइयों का क्या करना, उसको प्रचार करना, उसका सहयोग करना, यही था इसका देव समाज का। नेक्स्ट देखिएगा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब राधा स्वामी सत्संग वो थे शिवदयाल शर्मा, जिनका जो बचपन का नाम होता है, शिवदयाल शर्मा का जो बचपन का नाम होता है तुलसीदास, तुलसी राम की तुलसीदास ऐसे ही होता है। तो आइए इनकी कहानी समझते क्या होता है। शिवदयाल शर्मा बचपन से ही थोड़ा कुशाग्र होते हैं और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैट्रिक भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं। यह मुख्यतः जो होते हैं शिवदयाल शर्मा, ये आपको शिवदयाल शर्मा आप कह दीजिए कि अजमेर से होते हैं, बल्लभगढ़ शायद होते हैं, वहीं से होते हैं शिवदयाल शर्मा, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, राधा स्वामी, अभी तो अगर आप राधा स्वामी सत्संग की बात की जाए तो ये भारत के अलावा अन्य कंट्रों में भी 90 देशों में इसका प्रचार प्रसार है राधा स्वामी सत्संग का। तो अब क्या होता है कि ये शिवदयाल शर्मा जी बचपन में तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद ये बाहर जाते हैं, बाहर से अच्छे पढ़ाई भी करते हैं, अन्य भाषाओं का है, संस्कृत के साथ साथ फारसी भी सीखते हैं, अरबी भी सीखते हैं, इन सभी भाषाओं का ये अध्ययन करते हैं और अब ग्रेजुएशन भी करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद उसी समय में इनकी शादी, क्योंकि पहले की उम्र में शादी हो जाती थी, शादी भी हो जाता है और उसके बाद ये नौकरी के पद पर एक कॉलेज में किरानी के पद पर, किरानी से ऊपर कहिए, मतलब उस पद पर ये कार्यरत होते हैं। नौकरी होता है, नौकरी में इनको मन नहीं लगता, नौकरी में मन नहीं लगने के कारण ये क्या होते हैं, यह नौकरी छोड़कर फिर अपने गांव में चले आते हैं और गांव में चले आते हैं और फिर गांव में चले आने के बाद वो क्या करते हैं कि ये मतलब पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ का जो कार्य है ना, माता पिता भी तो जो धार्मिक कार्यों में काफ़ी मतलब उनका योगदान था, काफ़ी वो उससे जुड़े हुए थे, जिसके कारण वे क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई जो जॉब वूब छोड़ के फिर से आकर वो क्या करते हैं, पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। और इस तरह से वो 24 अगस्त 1881 ईस्वी में उनका जो जन्म होता है, किनका, राधा स्वामी, ये शिवदयाल शर्मा का, जो ही जन्माष्टमी के दिन में होता है, इसलिए थोड़ा सा अलग इनका होता है। तो वही क्या करते हैं, वो आ जाते हैं और उनका मानना था कि केवल ईश्वर के नाम और जप से ही अपनी उच्चतम क्षमता को पाया जा सकता है। और उन्होंने बाद में फिर 2 पुस्तक भी लिखा। कौन, एक पुस्तक गद होता है और एक छंदमय होता है। उसके बाद इनके काफ़ी शिष्य हो जाते हैं और वहीं से शिष्य नाम, पहले तो जब तक वो जॉब कर रहे थे तो इनका नाम तुलसी राम ही होता है, लेकिन जब से ही वो छोड़कर आते हैं, जब वो आध्यात्मिक में लीन होते हैं पूजा पाठ में, तब वो शिवदयाल शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। 58 में देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन किया था? तो अभी हम लोग चर्चा किए कि मिरात उल अखबार की चर्चा कब हुई थी। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि राजा राम मोहन राय क्या होता है कि जब वो क्या करते हैं, तोहफत उल मुदीन की रचना करते हैं। तोहफत उल एकेश्वरवाद को उपहार, यानी देवताओं को उपहार के रूप में, जिसमें उनमें समाज की कुर्तियों जो फैली हुई थी, उसका मूर्ति पूजा, इस सब का क्या करते हैं, वो घोर विरोध करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, 1803 के बाद वो क्या करते हैं, 1814 ईस्वी में वो जो जॉब कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जॉब छोड़कर आते हैं और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं। उस आत्मीय सभा का स्थापना करने के बाद जिसमें उन्होंने जो भी समाज में बुराइयाँ थी, उन बुराइयों का उसमें विरोध किया जाता है, जैसे सती प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जिसके कारण उनको काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ता है रूढ़िवादी लोगों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, फिर वो अंग्रेजी शिक्षा को वो पक्षधर होते हैं। वो मानते हैं कि सामाजिक विकास के लिए सामाजिक शिक्षा, ये अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा यानी विज्ञान का शिक्षा आवश्यक है। उसके बाद फिर 1821 ईस्वी में क्या होता है, 1821 से पहले भी 1817 में वो जो कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था,
डेविड हेयर के सहयोग, उसका भी सहयोग करते हैं उसमें। उसके बाद क्या होता है 1819 ईस्वी में वो अपने लेखन और पत्रिकाओं के माध्यम से क्या करते हैं, उस आंदोलन का सहयोग करते हैं। यानी जो सेंसरशिप लगा हुआ था, अखबारों पर प्रतिबंध, तब क्या होता है 1819 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा अखबारों पर प्रतिबंध में ढील दिया जाता है। तब वो अपना पत्रिका निकालेंगे, एक बंगाली पत्रिका निकालेंगे 1821 ईस्वी में, और दूसरा निकालेंगे संवाद कौमुदी निकालेंगे, और तीसरा निकालेंगे मिरात उल अखबार। ये 1822 में पब्लिकेशन करेंगे। अब उसके बाद इस तरह से 3 पब्लिकेशन हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि 1826 ईस्वी में एक ज्यूरी बिल आता है, उसका भी वो विरोध करते हैं। अब वक्त आ जाता है ब्रह्म समाज का। अब क्या होंगे, अपने देवेंद्र नाथ ठाकुर एवं अन्य मित्रों के साथ वो आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा का स्थापना करेंगे। फिर वही 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के रूप में कहलाता है। तो यहाँ तक चर्चा थी, तो मिरातुल अखबार की चर्चा हो गई। आगे फिर हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 59 में, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सिविल मैरिज एक्ट कब लाया गया था। अब देखिए, ब्रह्म समाज की चर्चा हम लोग किए थे ना, चर्चा यहाँ तक किए थे कि क्या होता है, अब ब्रह्म समाज का स्थापना हो जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद क्या होता है, ब्रह्म समाज का तो स्थापना हो जाता है, और ब्रह्म समाज की स्थापना में जिसमें हुआ ब्रह्म समाज की स्थापना होता है तो मुख्यतः हुआ मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सबको विरोध करते हैं वो। और उसमें जो होता है उसके अलावा और समाज में फैली कुर्तियाँ, जिसमें कौन कौन हो गया, बाल विवाह हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, और ये सती प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, इन सभी का वो विरोध करते हैं। फिर आप किस तरह देखेंगे कि क्या होता है कि उनके जो बड़े भाई होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनकी भाभी को किस तरह से सती किया जाता है, इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। फिर वो सती प्रथा के विरुद्ध काफ़ी वो संघर्ष करते हैं उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी भयावह प्रथा था। उसमें जो भी महिलाएं होती थी, उनके पति का देहांत हो जाता था तो महिलाओं को चिता पर क्या कर दिया जाता था, उनके साथ में जला दिया था। तो ये सब काफ़ी मतलब व्याप्त कुर्तियाँ थी, काफ़ी विरोध हुआ उनका। जब वो इसका ख़त्म करने की बात की तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से कानून भी बनता है, ख़त्म भी होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो अकबर द्वितीय का पेंशन को संबंधित लेकर ब्रिटेन जाते हैं। तो उसी वहीं पर उनका 1833 में मृत्यु हो जाता। अब उसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन करेंगे। अब देवेंद्र नाथ टैगोर तो पहले जब आते हैं तो वह अपना तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका का भी वो पब्लिकेशन कर चुके होते हैं, क्योंकि वो पहले उनसे जुड़ने से पहले वो अपना भी सामाजिक कार्य कर रहे थे। तो कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है, जिसमें हम लोग जानेंगे तत्वबोधिनी पत्रिका का स्थापना वो करते हैं, कब करते हैं, 1839 ईस्वी में ये सभा का करते हैं। और पत्रिका 1800 समझिए 45 में वो एक उसमें ये शपथ को जोड़ते हैं, और 47 में फिर पत्रिका का वो पब्लिकेशन करते हैं। तो ये तो था देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर केशव चंद्र सेन आएंगे। अब केशव चंद्र सेन आएंगे तो क्या होगा, अब देखिए सिविल मैरिज एक्ट से पहले वो क्या आएंगे, तब जैसे ही ब्रह्म बोला जाता है, ब्राह्म समाज में बोला कि हकीकत है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म समाज का सबसे ज़्यादा विकास और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में फैला हुआ केशव चंद्र सेन के अथी में सहयोग में, क्योंकि जब वो केशव चंद्र सेन आचार्य के पद पर नियुक्त होते हैं तो ब्रह्म समाज का काफ़ी विकास होता है। वह क्या करते हैं, आरा पटना में जाते हैं, आरा पटना होते हुए फिर आप देखें किस तरह से 1861 में चेन्नई जाते हैं। तो इससे श्रीधरालु नायडू प्रभावित होकर वहाँ पर 1864 ईस्वी में क्या करते हैं, देव समाज का स्थापना करेंगे। उसके बाद फिर वो आएंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर भारत आएंगे तो फिर देवेंद्र नाथ टैगोर के अनुयायी और केशव चंद्र सेन के अनुयायी में क्या हो जाता है, घर्षण हो जाता है, जिस घर्षण के कारण कि वो अलग हो जाते हैं। देवेंद्र नाथ जो ठाकुर होते हैं, टैगोर होते हैं, वो आदि ब्रह्म समाज को ले लेते हैं, और ये भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का नेतृत्व करते हैं। अब क्या होता है, अब फिर 1871 ये तो हो गया इस तरह से। फिर 1867 ईस्वी में, 66 में तो ये दोनों का विभाजन हो गया। अब 1867 में अब महाराष्ट्र जाएंगे। महाराष्ट्र में क्या होंगे, केशव इससे मिलेंगे एम.जी. रनाडे से, आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों काफ़ी प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर वह प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में करते हैं। इस तरह से होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हो गया। अब 1867 में अब 70 ईस्वी में क्या करेंगे, 70 ईस्वी में अभी हम लोगों ने देखा था कि एक और था 1870 ईस्वी में कोई शिक्षा से लेकर था, जब वो जाते हैं वहाँ तब उसका वो स्थापना करते हैं। अभी एक चर्चा हुई थी ना। अच्छा ठीक है, तो फिर 1872 ईस्वी में क्या होता है, देखिए ना 70 में एक मतलब होता है, इसमें ये जो है ना, हाँ, वो वहाँ जब 1870 ईस्वी में जाते हैं, जब वो ब्रिटेन की यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी वो प्रभावित होते हैं। प्रभावित होकर वो इसी के अनुसार वो क्या करते हैं, यहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं भारत में।
तो वो भारत में तो 5 कहते हैं, उसमें उनका मानना यही होता है 1870 ईस्वी में जो पत्रिका वो निकालते हैं उसका उनका कहना होता है कि मतलब ये मतलब कम दाम पर पत्रिका होना चाहिए, सस्ते साहित्य होना चाहिए, महिला सुधार, शिक्षा, संगम इत्यादि के माध्यम से सेवा प्रदान करने की बात करते हैं। 1817 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ, हाँ ये देखिए भारतीय सुधार संघ का स्थापना करते हैं, है ना। इसी के तहत वो 5 विभागों को रखते हैं जिसमें सस्ते साहित्य, सस्ते शिक्षा, सस्ते सिंगम, ये सभी की बात करते हैं। उसके बाद 1872 ईस्वी में क्या होता, वह जो लड़कियों के जो विवाह की जो उम्र होती, क्योंकि पहले काफ़ी उम्र में शादी कर दिया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे लड़कियों, आप देखेंगे कि इस कम एज में के कारण विधवा विधवा विवाह भी पहले पहले मतलब लागू था। ये सभी प्रतिबंध के कारण बहुत सारे लड़कियां भाग कर चली जाती थी। जब वो क्या होती थी, मतलब जब वो अपना होश संभालती थी तब पता चलता था कि शादी है, इस तरह से फैली कुर्तियों के कारण। और वही बाद में आप देखेंगे ना कि एक वैश्याओं का एक अलग क्षेत्र यही विधवा विवाह और सती प्रथा एक कायम करता है। वो आगे चर्चा हम लोग करेंगे। जब विधवा विवाह प्रभाव ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब करते हैं ना, तो उस समय ऐसा भयावह था कि जब लड़कियां क्या होती थी, बचपन में शादी कर दिया जाता था, बच्चा में 5 वर्ष 4 वर्ष की बड़े होती थी, तब वो किसी पति का देहांत हो जाता था। उसके बाद समाज में व्याप्त बुराइयों का सामना कर उसके डर से भागकर वो अपने जीवन यापन करने के लिए इस तरह के वैश्याओं का भी एक तरह से ये उजागर का भी ये काम करता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, ये तो केशव चंद्र सेन थे। 1872 ईस्वी में क्या होता है, लड़कियों के जो उम्र होता है उस उम्र को बढ़ाने की बात करते हैं। पहली बार इसमें लड़कियों की आयु जो रखती है 14 वर्ष किया जाता है शादी के लिए। तो यानी कि जो भी होगा लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने का, तो वही सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में, जिसमें 14 वर्ष रखा है। अब होगा तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है। अब देखिए यही, अब तहजीब उल इखलाक काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आ जाइए, इसका संबंध है सर सैयद अहमद खां। अब ये कौन है, सर सैयद अहमद खां की चर्चा हम लोग किए थे कि सर सैयद अहमद खां भी वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सर सैयद अहमद का क्या होता है, जब बात होता है, देखिए इनको एक लिए इनका नाम थोड़ा जाता है सर सैयद अहमद खां का, जब 1857 की क्रांति होता है, जो गैर जो सैनिक थे उसका इन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब ईस्ट इंडिया के ब्रिटिश सैनिकों का इसके घर में आकर छुप गए थे। हालांकि ये उनका सहयोग नहीं किए थे, लेकिन काफ़ी इस टाइम जो 1857 का जो क्रांति था, इसमें अपने अगल बगल पड़ोसियों को मरते हुए देखे थे, अपने ही परिवार के लोगों को जाते थे। इनकी माँ जो 7 दिन तक अस्तबल में छुपी रही थी 1857, तो भयावह क्रांति था। इनका मन काफ़ी विचलित हो गया था क्योंकि सगे संबंधी पड़ोसियों का काफ़ी कत्लेआम मच गया था, तो ये छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे। तो उसी बीच अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाने के लिए अपने एक इसको भेजता है, दूध को भेजता है ताकि वो अपने तरफ कर ले। लेकिन फिर इनका तभी इनका माइंड और मस्तिष्क काम करता है और ये उनके तरफ नहीं होते, और ये सोचते हैं कि किस तरह से हमें हिंदुओं में क्या करना चाहिए, पुनरुत्थान, मुस्लिमों में उसके शिक्षा को बढ़ावा करना चाहिए, नहीं तो जो हमारा कौम है वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गड्ढा में चला जाएगा, यानी वह काफ़ी पीछे हो जाएगा। तब वही वो बात करते हैं। उसके बाद वो अपने कौम को, यानी कि अपने धर्म को उठाने की बात करते हैं, उसमें शिक्षा का, बौद्धिक का, सांस्कृतिक का, ये सभी का विकास की बात करते हैं, यही होते हैं। तो वही 1857 का क्रांति होता है। 1857 की क्रांति के बाद काफ़ी विचलित होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये जो मुस्लिम होता है, मुस्लिम में सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या करते हैं, वह उसके लिए कार्य करना स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे पत्रिकों को भी पढ़ते हैं इन्होंने। तो उसी बीच फिर वो इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और जब इंग्लैंड जाएंगे तो 1870 ईस्वी में जब वो आएंगे 19 महीनों के बाद, तो वही बनारस में आते हैं। तो वहाँ पर दो क्या होता है, मैगजीन होता है। एक मैगजीन होता है स्पेक्टेटर होता है, और दूसरा होता है टैटलर होता है। ये दोनों मैगजीन से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं पत्रिका से, और इसी के तर्ज पर वो भारत में भी क्या करना चाहते हैं, वो पत्रिका का स्थापना करना, मतलब पत्रिका चलाना चाहते हैं। तो वही 1870 ईस्वी में उस पत्रिका का 24, देखिए ना जो डेट है, 1870 में वो लौट कर आते हैं, और वही 24 तारीख को, 24 दिसंबर को तहजीब उल इखलाक एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। और ये पत्रिका उसी तर्ज पर होता है, यानी किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, उसमें समाज में अच्छाइयों को फैलाया जा सके। उसके बाद ये काम होगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जब ये प्रकार होगा, तो 1881 ईस्वी तक 2 बार इसको प्रतिबंध कराया जाता है, और फिर 1881 ईस्वी के बाद अलीगढ़ गजट में इसको मिला दिया जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरह से फिर वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से पहले स्कूल की स्थापना करेंगे 1863 ईस्वी में, 63 में स्कूल की स्थापना होगा। फिर वो मुस्लिमों में बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाएंगे। वही आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन कराएगा, जो उसका मुख्य केंद्र अलीगढ़ स्कूल बनता है, जो बाद में वही
और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है जो होता है वह बाद में फिर क्या बन जाता है, वह कॉलेज के नाम से 1875 में जाना जाता है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर वही जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1898 तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर वो 1910 ईस्वी में यही कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने सर सैयद अहमद खां के बारे में जाना। अब 61 में आ जाइए, इनमें से कौन फराइजी विद्रोह के नेता थे। अब कौन थे फराइजी विद्रोह के नेता। अब देखिए फराइजी विद्रोह क्या था, इसको हम लोग समझेंगे। ऑप्शन में आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ और शमशेर गाजी और वजीर अली। देखिए जो फिराइजी आंदोलन विद्रोह होता है ना, यह मुख्यतः जो होता है धार्मिक पुनरुत्थान, मतलब इसको लेके होता है, यह फिराइजी आंदोलन किया जाता है। इसके जो नेता होते हैं वो तो दादू मियाँ होते ही हुए होते हैं, लेकिन जो फिराइजी आंदोलन जिससे वो प्रेरित होता है वो होते हैं सिराजुद्दौला से होते हैं। ये जो सिराजुद्दौला होते हैं वो 1840 ईस्वी में ही क्या करते हैं, एक पंथ का स्थापना करते हैं। और सिराजुद्दौला उसके बाद फिर क्या होता है, सिराजुद्दौला आप देखेंगे किस तरह से ये जो मुख्य रूप से जो होता है बंगाल के फरीदपुर के संप्रदाय होते हैं, अनुमोदित किया जाता है इसके द्वारा। तो फिर बाद में देखेंगे सिराजुद्दौला जब वो क्या होता है किसानों के सहयोग में जब आंदोलन कर रहे होते हैं तो इनको गिरफ्तार कर भेज दिया जाता है। फिर उनका पुत्र दादू मियाँ इसका नेतृत्व करते हैं फिराइजी आंदोलन का। तो देखिए ये तो ऐसे 1938 में आ जाएगा, तो इसकी बात होगी फिराइजी आंदोलन, तो 1938 में ये आंदोलन फिराइजी विद्रोह शुरुआत होता है। फिर बाद में आप देखेंगे किस तरह से दादू मियाँ के नेतृत्व में जो भी वो सभी किसान भी आ जाते हैं जो ज़मींदारों से ग्रसित होते हैं, उत्पीड़न झेले हुए होते हैं, तो इस तरह से उनका भी सपोर्ट मिलता है। फिर आप देखेंगे कि नील के आंदोलन में भी दादू मियाँ काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बोला जाता है कि जब इसके विरुद्ध न्यायालय में केस होता है तो एक भी विरोध में गवाह देने के लिए तैयार नहीं होता दादू मियाँ का। तो इस तरह से काफ़ी सहयोग मिलता है इसके मतलब नेतृत्व में, ये समाज का काफ़ी विकास भी होता है। ये फिराइजी आंदोलन काफ़ी आगे भी बढ़ता है, उन सभी को एक करता है। हालांकि जो इसका जो उद्देश्य होता है शुरू में फिराइजी आंदोलन का वो होता है व्यक्तिगत रूप से जो वहाँ पर शोषण किया जाता है अंग्रेजों को, उसके विरुद्ध होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका फैल जाता है, अंग्रेजों के विरुद्ध भी योजना बनाने लगता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 1857 का जो क्रांति होता है उसमें वो आगे जाकर मिल जाएगा, क्योंकि क्रांति में इन सभी के जो सदस्य होंगे वो उसमें भी जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा फिराइजी आंदोलन। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना है। अब देखिए आत्माराम पांडुरंग, अभी हम लोग चर्चा किए थे आत्माराम पांडुरंग। अब क्या है, अब हम लोगों ने देखा था केशव चंद्र सेन जब क्या होते हैं 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र जाते हैं, तो उनके जाने के बाद ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए वो जाते हैं। वह समाज में फैली कुरीतियों व्याप्त उसको क्या करते हैं दूर करने के लिए जो प्रयास उनका रहता है, उसी के क्रम में वो जाते हैं महाराष्ट्र जाते हैं, और उनसे आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे काफ़ी प्रभावित होते हैं। वही प्रभावित होकर क्या करते हैं 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। और इस प्रार्थना समाज का भी वही उद्देश्य होता है कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, स्त्रियों की शिक्षा को इसमें सुधार के लिए लेके इसके बात की जाती है। तो उसी का भाग। और फिर ऑप्शन बी में देखिए आर्य समाज की स्थापना क्या है, दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना 10 या 14 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में किया जाता है। हालांकि आर्य समाज की स्थापना से पहले वो और भी जगह जाते हैं, जिसमें आरा जाएंगे, आरा होते हुए फिर वो कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता में केशव चंद्र सेन किससे मिलेंगे, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र ठाकुर से मिलेंगे। यहीं पर वो सजेशन देंगे कि आप जो है महाराज जी आप संस्कृत के अलावा, क्योंकि वे गुजरात के थे तो हिंदी नहीं जानते थे, वो संस्कृत अच्छा था, गुजराती जानते थे, तो वो आप अगर हिंदी में बोलना स्टार्ट करेंगे तो और भलाई होगा लोगों का। तो वही हिंदी सीखते हैं वो। उसके बाद वो सत्यार्थ प्रकाश का भी रचना करेंगे। कौन, दयानंद सरस्वती। हिंदी में बिल्कुल वो रचना होगा, है ना। तो इस तरह से बदलाव आता है और आर्य समाज की वो स्थापना करते हैं। और यही दयानंद सरस्वती जो है स्वराज शब्द का भी प्रयोग पहली बार यही इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर है ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। अब देखिए आदि ब्रह्म समाज, तो देखिए ब्रह्म समाज तो जरूर राजा राम मोहन राय के द्वारा बना था, है ना। तो ब्रह्म समाज जो किनके द्वारा बना था, वो राजा राम मोहन राय के। तो आदि ब्रह्म समाज तो उसी का बटा हुआ भाग है। तो आदि अगर स्पेशल कह दिया है तो आदि का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे, है ना। तो यही बस वो आपसे गलती कराना चाह रहा है, तो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का ही बटा हुआ भाग है, क्योंकि किस तरह से देखे थे कि 1866 ईस्वी में क्या हो जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर और आचार्य जो केशव चंद्र सेन होते हैं उनके अनुयायियों के बीच घर्षण हो जाता है, यानी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण वो अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो अलग होते हैं वह आदि ब्रह्म समाज, और वो भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में केशव चंद्र सेन वाला कहलाता है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, किस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जब वो 1893 ईस्वी में कहाँ पहुँचते हैं, अमेरिका पहुँचते हैं। विश्व धर्म परिषद उस समय सम्मेलन हो रहा होता है, इनको बोलने के लिए नहीं दिया जाता। जो भी हिंदू और
यूरोपीय और अमेरिकी होते हैं वो चाहते हैं कि राजा राम मोहन राय को ये स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए नहीं दिया जाए, लेकिन फिर एक अमेरिकी प्रोफेसर के रिक्वेस्ट करने की वजह से उनको थोड़ा समय दिया गया। जैसे वो कहें, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों, आपने जिस तरह से हमें ये समय दिया उसके लिए हम काफ़ी दिल से आपका आभार हैं। ये बात जैसे बात तब बोलते हैं, उन सभी ऋषि मुनियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो महान धरती उस मतलब इस तरह से वो जैसे करते हैं, पूरा तालियों से गुड़गुड़ाहट से गूंज उठता है। उसके बाद फिर भारत का एक अलग नाम होता है, लोग पहचानते जानते हैं। वहाँ पर हिंदू ये कहाँ अमेरिका की मीडिया उनको साइक्लोनिक हिंदू कहकर जानने कहने लगते हैं। ये है रामकृष्ण मिशन। वही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करते, ये भी प्रश्न पूछा जाता था। 1896 ईस्वी में आरडीआर में किया था। वो आरडीआर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिएगा 63 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा स्वशासन का स्थान पर नहीं हो सकता है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पर नहीं हो सकता है। यही देवेंद्र नाथ ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने स्वशासन का प्रयोग किया था कि ये नहीं स्वयं का शासन होना चाहिए, तो ये अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर उसके बाद की बात की जाए कभी अभी आधिकारिक रूप से तो 1906 ईस्वी में कहा गया था। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता का अधिवेशन में बोले थे। उससे पहले भी एक बार प्रयोग कर चुके थे। कौन ये किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर नहीं था। 64 में देखिए, वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया था। अब बताइए, वेद को जो सबसे महान गद्य हैं अब स्वामी दयानंद सरस्वती ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस कारण घर से निकलते हैं। एक मंदिर में उनका परिवार रुका हुआ रहता है, पूजा हो रहा होता है, और उस पूजा में मंदिर में भगवान में प्रसाद चढ़ाया हुआ था। सभी का कहना था कि रात में भगवान आएंगे, जब हम लोग सो जाएंगे तो भगवान उसको खा जाएंगे प्रसाद को। तो वे क्या करते हैं, सब पूरा सोया हुआ रहता है परिवार, माँ बाप भाई बहन, लेकिन ये जागे रहते हैं। कौन? ईश्वर, ये स्वामी दयानंद सरस्वती। और वो देखते हैं कि रात में चूहा आया और उस प्रसाद को खा गया। सुबह होता, अपने पिताजी उठते हैं, बोलते हैं, पिताजी से बोलते हैं तो पिताजी में बहस हो जाता है कि ये तो भगवान जब अपना स्वयं रक्षा नहीं कर सकते तो हम लोग का क्या करेंगे। इसलिए बात बोलते हैं क्योंकि अपनी छोटी बहन को का और चाचा जी का मृत्यु देख चुके थे। छोटी बहन का हैजा से हुआ था, तो इसके कारण वो जीवन मृत्यु से काफ़ी मतलब माइंड में प्रश्न उठ रहा था। तो वही बात पर उनके पिता गुस्सा भी हो जाते हैं कि ऐसे नहीं बोलते हैं, तो फिर ये निकल जाते हैं। वही शिवरात्रि के दिन निकलते हैं और फिर वो बिरजानंद गुरु के पास जाते हैं और बिरजानंद के पास पाणिनि, पतंजलि योग सूत्र, ये सभी का गहन अध्ययन करते हैं और फिर वही बिरजानंद को आशीर्वाद देते हैं, दक्षिणा में मांगते हैं। तो दक्षिणा में ही बोलते हैं कि इस जो ज्ञान है उस ज्ञान से अंधकार रूपी जो विश्व है उसको प्रकाश करके दिखाओ, यही वो बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो मनुष्यकृत ग्रंथ हैं उसमें ऋषियों का और मनुष्यों का अवहेलना किया गया है। हाँ, मनुष्यकृत में, लेकिन ऋषिकृत ग्रंथ में ऋषियों का और ईश्वरों का कोई अवहेलना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वेदों के लौट चलो दयानंद सरस्वती कहे थे, ये बिरजानंद थे, बिरजानंद मथुरा के थे। नेक्स्ट देखिएगा 65 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहला है, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब उनकी बड़ी भाभी, जब बड़े भैया का देहांत होता है तो उनकी भाभी को सती के लिए जो अवसर किया जाता है काफ़ी उससे विचलित होते हैं। और उससे विचलित से पहले भी उनके माइंड में वो जो कर रहे होते हैं तो वो पहले ही इस चीज़ का जो है समाज में फैली कुर्तियों को लेकर वो काफ़ी अग्रसर रहते हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सती प्रथा वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से 1829 ईस्वी में खत्म किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1856 में कानून बनाया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो बिल्कुल सही बात है। किनके सहयोग से? ईश्वरचंद विद्यासागर। वही विधानसभा में जब वो पारित करते हैं तो उसका विरोध में राधाकांत राव क्या करता है, 4 गुना ज़्यादा हस्ताक्षर के साथ उसका विरोध करता है। फिर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसको अंतिम रूप देता है और उसके बाद उसका कार्यकाल खत्म होता है तो कैनिंग आता है और कैनिंग इसको पास करके कानून बना देता है। नेक्स्ट देखिएगा 37 में क्या है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है। 10 अप्रैल मुंबई में किए थे। मुंबई गए थे, मुंबई जाने से पहले वो आरा गए थे, आरा से पहले फिर कोलकाता जाते हैं और राजकोट भी जाते हैं। जब मुंबई पहुँचते हैं ना, वहाँ जाने से आर्य समाज स्थापना कर राजकोट होते हुए भी जाते हैं। तो जिससे केशव नंद देवेंद्र टैगोर से मिलेंगे, फिर वहाँ भी काफ़ी बदलाव होगा, हिंदी सीखेंगे वो। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश वो सभी धर्मों के ग्रंथ में जो बुराइयां हैं उसको प्रकाश डालने का उसमें काम किए। फिर है डी में कथन सही नहीं है। अच्छा, सही, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। बिल्कुल नहीं थे सती प्रथा के समर्थक, वो राधाकांत राव थे। तब ना उनके विरोध में ब्रह्म सभा में भी गए थे और फिर उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर वाला में भी वो राधाकांत देव रहते हैं।
जो धर्म सभा की स्थापना करते हैं। सुमिलित कीजिए, संस्था है, संस्थापक है प्रार्थना समाज। अब बताइए, अभी चर्चा किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए आत्माराम पांडुरंग एवं ये महाराज रानडे तो दोनों होगा, लेकिन आत्माराम पांडुरंग का समाज में स्थापना करने में लेकिन सहयोग तो रानडे भी करते हैं। आत्माराम पांडुरंग कब होता है? 1867 में होता है। चलिए आगे पढ़िए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब होते हैं? अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में सेकुलरिस्ट हिंदू कहलाते हैं, फिर वहाँ पर रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे शाखाएँ भी चलाते हैं, तो वही 1996 में होता है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, आइए ये कहानी भी समझ लीजिए। क्या होता है, एक बार ज्योतिबा फुले मतलब जो होते हैं वह अपने एक दोस्त ब्राह्मण के दोस्त की शादी विवाह में जाते हैं। शादी बहुत अच्छा संपन्न होता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये ब्राह्मण परिवार से नहीं है तो ज्योतिबा फुले को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बेइज्जती करके। उनसे वो काफ़ी विचलित होते हैं, अपने पिता से आते हैं, पूछते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटे हम लोग छोटे जाति हैं, वो लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है, ये हमारे ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ। तो इससे काफ़ी वो विचलित होते, कहते पिताजी हम उनसे अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे, हम उनसे अच्छे अमीर भी हैं, पैसा भी हमारे पास है, साफ़ सुथरे भी हैं, तो फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किएगा? तो उन्होंने समझाया कि बेटा ब्राह्मण पृथ्वी के भूदेवता हैं, वह ग्रंथों, धर्म ग्रंथों और साहित्यों में भी उनका वर्णन किया गया है, इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तब क्या होता है, इनके मन में विचार आता है। ये ज्योतिबा फुले वही कहते हैं धर्म तो जीवन का आधार है, फिर भी धर्म बताने वाली पुस्तकें, ग्रंथें, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है? यह सत्य नहीं है। वही वो क्या करते हैं, सभी जीवों को भगवान, उनका कहना था सभी जीवों को तो भगवान ने बनाई है, फिर भी मनुष्य मनुष्य में विभेद क्यों? तो वही कहते हैं ये असत्य है, और सत्य की तलाश में वो निकल पड़ते हैं, और इसीलिए वही सत्य की तलाश में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, जिसमें ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते हैं। तो इस तरह से सत्यशोधक समाज की स्थापना हो जाएगी। कब हो जाएगी सत्यशोधक समाज की स्थापना? शायद 1873 है क्या? एक बार थोड़ा देख लीजिएगा आप, है ना, शायद वही होगा। और नेक्स्ट है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब देखिए मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कौन है? ये है सर सैयद अहमद खां। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सर सैयद अहमद खां किस तरह से 1857 की क्रांति में वो अपने परिवारों को और अपने आस पड़ोस को खोते हुए देखे थे, वो काफ़ी विचलित हुए थे। तो अंग्रेज अपने पश्चिमी ओर करना चाह रहा था, वो यहाँ से जाकर फ्रांस में बसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, वो अपने आप को रोकते हैं, समझते हैं, और फिर वो मुस्लिमों के विकास के लिए बौद्धिक शैक्षिक विकास लाना चाहते हैं, ताकि उनका कौम क्या हो सके, बर्बाद ना हो सके। तो वही फिर क्या करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन से पहले हम लोगों ने देखा एक पत्रिका भी निकालते हैं, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का 1817 में करते हैं। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन चलाने का वही मुख्य उद्देश्य होता है कि मुस्लिमों में सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। तो ये तो मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल, तो वही फिर क्या होता है, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज से पहले स्कूल की स्थापना होता है 1867 या 63 है क्या? एक मिनट सोचने दीजिए, 1863 है स्कूल बनता है, फिर 1875 ईस्वी में ये क्या बनता है, कॉलेज बनता है। फिर आप देखेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद 1910 ईस्वी में यूनिवर्सिटी भी बन जाता है। वही मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल है जो सर सैयद अहमद खां के संबंध है। ये तो था 66। अब हम लोग 67 से देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना अभी हम लोगों ने देखा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। देखिए आत्माराम पांडुरंग है, लेकिन इसमें रानडे के द्वारा नहीं दिया गया। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए इसकी कहानी की चर्चा हम लोग किए, इसलिए इसका विस्तार हम लोग यहाँ पे नहीं किए। 68 में देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो अभी चर्चा किए थे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है, जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पर नहीं है, ये बात उन्होंने कहा था। उसके बाद है जो स्वराज शब्द का प्रयोग क्या किया गया था, आधिकारिक रूप से 1806 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था। उससे पहले है जो वह भी बात बोले थे, कौन? ये गोपाल कृष्ण गोखले भी 1905 में। फिर देखिए 69 में किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पश्चिमी सभ्यता किस वर्ग को प्रभावित? पश्चिमी सभ्यता कहने का मतलब अंग्रेजी माध्यम और विज्ञान का माध्यम, तो जो पढ़े लिखे थे उसी को करेगा। तो शिक्षित नवीन धनाढ़ व्यक्ति, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, क्योंकि वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या करते थे, लोगों में जागरूक फैलाए थे। सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन की बात की जाए तो यह मुख्यतः शिक्षित हिंदू धर्म ही हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, अब 70 में आ जाए। आंदोलन है फैरेजी आंदोलन, बहावी आंदोलन, दार उल उलूम देवबंद। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब बारी बारी से थोड़ा विस्तार करेंगे इसका हम लोग। फैरेजी आंदोलन है। अब देखिए फैरेजी आंदोलन कब और किन परिस्थितियों में? हाजी सरायतुल्ला और दादू मियाँ, यही वो दादू मियाँ है ना जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे ना। ये फैरेजी आंदोलन, हाँ था ही फैरेजी आंदोलन, है ना, जो 1803 ईस्वी में जो हम लोग बोले थे कि फैरेजी आंदोलन जो है ये क्या किया गया था, 1838 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर फैरोजी है 1804। जो पंथ का स्थापना किया जाता वो पंथ 1804 ईस्वी में ही किया जाता। कौन? सिराजी, हाजी सिराजुद्दौला के द्वारा। फिर वो किस तरह से वो देखेंगे कि वो जो धार्मिक पुनरुत्थान के लिए किया जाता है, हिंदू का ही होता है, धार्मिक पुनरुत्थान के लिए स्थापना किया जाता है सिराजुद्दौला के नेतृत्व में। फिर सिराजुद्दौला किसानों का सपोर्ट में, बहुत सारे उसमें जो शोषित किसान रहेंगे उनका जब वो नेतृत्व कर रहे हैं तो सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद फिर उनका बेपुत्र दादू मियाँ नेतृत्व करते हैं, और दादू मियाँ जब नेतृत्व कर रहे होते हैं तो उसमें जो होते हैं बहुत सारा किसानों का, वैसे शोषित वर्गों का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण यह आंदोलन और भी इसको आगे बढ़ने का सपोर्ट मिल जाता है। किसको? इस फिरैजी आंदोलन को। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से यह फिरैजी जो आंदोलन है वो क्या होगा। फिर जो तीन कठिया प्रणाली होता है उसको भी काफ़ी आह्वान देता है यहाँ पर। मतलब वहाँ पर जो शोषण किया जाता है ज़मींदारों का, अगर न्यायालय, मतलब न्यायालय में जब इसके विरुद्ध केस किया जाता है तो एक भी विरोध में कोई भी गवाही नहीं मिलता है। तो इस तरह की इतना वो सपोर्ट दादू मियाँ पा लेता है। फिर लास्ट में फिर दादू मियाँ को भी क्या कर लिया जाता है, फिर इसका जो फिरैजी आंदोलन है उसके बाद फिर दादू मियाँ भी उसके बाद वो दादू मियाँ का गिरफ्तार हो जाता है फिर बाद में। तो ये तो इस तरह से फैरेजी आंदोलन था। तो ये तो फैरेजी जो था पंथ का स्टार्ट 1904 में होता, लेकिन आंदोलन कितना होता? 1838 में होता। फिर दूसरा बहावी आंदोलन, पटना बिहार, सैयद अहमद बरेलवी। अब देखिए ये बहावी आंदोलन क्या है, अब इसे समझिए। ये जो बहावी आंदोलन है यह जो है सर सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा स्टार्ट किया गया था पटना बिहार में। ये जो था यह भी जो था धार्मिक और पुनरुत्थान आंदोलन था। यानी धर्म में फैली मतलब जो व्याप्त कुर्तियाँ था उसको दूर करने के लिए यह बहावी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये बहावी जो आंदोलन था ये सर सैयद राय बरेली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो स्टार्ट किया जाता है ये तो स्टार्ट 1921 ईस्वी के बाद। अब देखिए बहावी आंदोलन को समझिए। अब ये जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में होता है। अब क्या होता है, एक ये सर सैयद अहमद राय बरेलवी, यह जो व्यक्ति होता है यह 1821 ईस्वी में मक्का जाता है। और मक्का जाता है तो अहमद करके अहमद वहाबी एक व्यक्ति होते हैं। जब वो कल वहाँ जाता है ना, हाजी ये क्या बोलिएगा उसको, मक्का जाता है, तब मक्का जाता है तब वह अब्दुल बहाव एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति नामक इंसान से वो मिलता है और इंसान से वो काफ़ी प्रभावित होता है। और वही प्रभावित इतना होता है कि वो एक तरह से जिहाद यानी कट्टरपंथी टाइप से उसके मन में भावना आता है। और वही आकर भारत में क्या करता है, उस आंदोलन का नेतृत्व का जो क्या कर सके, उसके समाज को, मतलब जो पुनरुत्थान आंदोलन था जिसमें वो मुख्यतः ये इस्लाम से रिलेटेड था, इस्लाम में लोग थे, क्योंकि ये सैयद अहमद बरेलवी है ना, तो वो उसमें क्या करना चाह रहा था, जो कुरान और सैयद है उसी की शिक्षा को मानना चाह रहा था। तो 1821 ईस्वी में वही होता, प्रभावित होता, आकर स्टार्ट करता। इसलिए इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन रखा जाता। वह एक और व्यक्ति से प्रभावित होता है भारत में ही। वह जो व्यक्ति होता है वह होता है संत शाह वली उल्लाह, जो दिल्ली का होता है। यह भारत में फिर से इस्लाम प्रभुत्व शासन लाना चाहता है। इसका मानना था कि जो अंग्रेजी है शासन को ख़त्म कर इस्लाम शासन लाया जाए, तभी क्या हो सकेगा, हम लोगों का उद्धार हो सकेगा। तो इस तरह से ये आंदोलन चलाया जाता है, बहावी आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट है दारुल उल उलूम 1867 में। इसका कहानी अब समझिए। ये तो सर सैयद अहमद राय बरेली का समझ लिए कि व्यक्ति से प्रभावित होकर किस तरह से वो इस्लामों के पुनरुत्थान के लिए, वो अपने समाज के लिए इस आंदोलन का स्टार्ट करता है। और ये क्या होता है, दारुल उलूम देवबंद, यह भी है। ये जो सभी है ना, सब जुड़ा हुआ है, मतलब इस्लाम लोग ही इसका नेतृत्व करते हैं। ये चीज़ तो चारों पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। मोहम्मद कासिम नैनोतौबी और रशीद अहमद गंगोई। अब ये क्या है भाई, देखिए देवबंद आंदोलन, पहले जो देवबंद होता है वह आंदोलन जो होता है देवबंद, एक जगह है उत्तर प्रदेश का जगह है देवबंद, उसी में दारुल उलूम, वहाँ पर क्या बनाया गया है उसको, मदीना, ये इसको क्या बोलिएगा, जहाँ पे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है ना। तो आइए कहानी समझिए क्या होता है। क्या होता है कि देवबंद में
जब 1857 की क्रांति खत्म भी नहीं हुई थी कि क्या था कि मतलब जो आंदोलनकारी थे वो आंदोलन किए थे, तो अंग्रेज कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था उस आंदोलन को बंद करने के लिए। तो वही क्या होता है, देवबंद में मतलब देवबंद जगह में से अंग्रेज लगभग 44 लोगों को, हाँ 44 लोगों को क्या करता है, बर के पट पर उल्टा कर कर इसको फांसी पर लटका दिया जाता है। इससे काफ़ी विचलित हो जाता है, लोग विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो वही फिर जो कुछ जो बच जाते हैं वह लोग विद्वान लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक इस्लाम दारुल उल इस्लाम जो होता है मस्जिद का निर्माण करते हैं। और वही मस्जिद जहाँ पे इस्लाम धर्म को पढ़ाया जाता है, क्योंकि उस समय जब ये घटना हुए थे तो कुछ एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत था जो सभी धर्मों के समुदायों को जोड़ सके, सभी को एक कर कर वह भारत के आज़ादी के लिए लड़ सके, भारत को आज़ाद दिला सके। तो उसी में यह देवबंद आंदोलन काफ़ी काम आता है। वह अक्सर होता है, इसी के जो होते हैं रशीद अहमद गंगोई, और इसी अहमद गंगोई के कहने पर ये लोग क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सहयोग करते हैं। यह प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। तो वही दारुल उलूम में क्या क्या था, 1867 ईस्वी में क्या क्या आता है, यह इस मस्जिद का निर्माण किया जाता है, आज भी है। उस समय तो जब स्थापना किया गया तो 4,000 था, अभी तो 4 लाख इसकी जनसंख्या है। ये देख लीजिए सर सैयद अहमद का, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे। सर सैयद अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन क्या करते हैं, किस लिए, जो मुस्लिमों में जो होता बौद्धिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास को लेकर, बढ़ावा के लेकर, कौम को बढ़ाने को लेकर, ताकि उनका कौम, इनका मानना था कि जब तक कौम में शिक्षा नहीं फैलेगा कौम क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो वही आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जो अलीगढ़ आंदोलन, जो अलीगढ़ जो स्कूल होते हैं वो उसका नेतृत्व करता है। बाद में फिर देखें मोहम्मद नेहरू ओरिएंटल कॉलेज, इन्हीं के सहयोग से स्थापना होता है 1875 ईस्वी में। फिर वो यूनिवर्सिटी बनता है। फिर आप और एक पत्रिका था तहजीब उल अखलाक, जब वो ब्रिटेन गए थे तब वहाँ से प्रभावित होकर आए थे, तो वो जो दो मैगजीन कौन था, टाइटलर और स्पेक्टेटर, काफ़ी इनको प्रभावित किया गया था। उसी के दहलीज पर ये तहजीब उल अखलाक की भी पत्र रचना किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो अब जान लीजिए। अभी हम लोग चर्चा किए थे अलीगढ़ आंदोलन कब और किन परिस्थिति में हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति में उन्होंने किस तरह से देखा कि अपने कौम का विनाश होते हुए देखा, उसके बाद उस कौम को उठाने के लिए सोचे। तो उसमें भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या, बिल्कुल सही बात है, उसकी उदारीकरण, धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार हुआ, धार्मिक वह समाज सुधार को लेकर बात किए थे। धार्मिक शिक्षा के लिए के जरिए मुसलमानों को आधुनिकीकरण करना चाहते थे, इसलिए यह ब्रिटिश का भी सहयोग शुरू सहयोगात्मक रहते हैं। इनका मानना था कि जब तक हम सहयोग नहीं रखेंगे तब तक शिक्षा को, प्रचार को, सभी को जागृत नहीं किया सकता। तो ब्रिटिशर्स का भी ये सपोर्ट रखते हैं, ए से बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में वो ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला कौन था, ये तो जो था वह देखिए, एक कौन है ऑप्शन में है देवबंद। तो यही जो देवबंद आंदोलन होता है ना, देवबंद आंदोलन तो हम लोग अभी देख लिए कि देवबंद आंदोलन कब और किन परिस्थितियों में स्टार्ट किया जाता है। तो देवबंद आंदोलन, जो देवबंद की जगह जो दारुल उल्लाम जहाँ पर क्या किया जाता है, उस मस्जिद का निर्माण किया जाता है, जो उस समय मतलब आज भी मतलब पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है कि द्वितीय मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के रूप में जाना जाता है देवबंद। तो वही देवबंद था, देवबंद आंदोलन होता है ना। उसी में दारुल उलूम की भी जगह होता है, उस मस्जिद का नाम होता है दारुल उलूम। 1867-66 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। तो ये जो होता है, यह जो आंदोलन देवबंद आंदोलन होता है, वह मुख्य रूप से क्या होता है, सामाजिक पुनरुत्थान को लेके होता है। मतलब इस मुस्लिम तो वो उसका विरोध जो होता है अलीगढ़ आंदोलन का करता है, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन भी वह भी मुस्लिमों में क्या करना चाह रहे थे वो, लेकिन वो आधुनिकीकरण के तहत उसका विकास करना चाह रहे थे, यह भी करना चाह रहा था। लेकिन अंतर यह था कि यह जो करना चाह रहा था वह कुरानों और सैयद के मतलब तहत करना चाह रहा था। और देवबंद आंदोलन ही उसका विरोध करता है, किसका, ये अलीगढ़ आंदोलन का। नेक्स्ट देख लीजिए 73 में, 17वीं शताब्दी के सदी के आरंभ दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन है, तो 20वीं शताब्दी में कौन है। देखिए बहावी आंदोलन कब हुआ था, याद करिए, वो 1838 से भी नहीं होगा। देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन के तहत ये दारुल उलूम 1867, अलीगढ़ आंदोलन 1875, ये अहरार आंदोलन होता है। यही जो है होता है 20वीं सदी में, यानी 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो ध्यान में रखिएगा 1910 ईस्वी में अहरार आंदोलन है जो स्थापित किया जाता है। यह स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, मतलब इसमें जो भी होता स्वशासन आधुनिक विचारों से प्रेरित था। मौलाना अहमद अली होते हैं, हकीम अजमल खान होते हैं, उसके सियार दास भी होते हैं, ये सभी इसमें होते हैं। तो ये हो जाएगा अहरार आंदोलन। 74 में देख लीजिए, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्ताव, पहले फेबियन क्या था, फेबियन मतलब अपने वो नीति के लिए जाना जाता था कि वो, कि उसका कहना था कि जब भी कोई शत्रु अगर हमला करे तो आप तुरंत हमला नहीं करिए, उसे उसका इंतजार करिए। यानी जब वो लेट से, इसको पॉलिसी था कि लेट से
करने के लिए जाना जाता था फेबियन पॉलिसी। तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक को एनी बेसेंट ही होते हैं। क्या होता है एनी बेसेंट की चर्चा हम लोग तो किए थे, नहीं किए थे, एक बार फिर से कर लेते हैं कि एनी बेसेंट क्या थी, जिन्होंने हम लोग देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी के इनके नेतृत्व में भारत में काफ़ी इसका विकास होता है। एनी बेसेंट खुद ये स्कॉटियन होती है, स्कॉटलैंड की होती है। तो इनका पिता का देहांत बचपन में होता है, पिता डॉक्टर होते हैं, फिर इनका एक पादरी से विवाह होता है, फिर पादरी मतलब काफ़ी उनसे मिलाव नहीं होता है, गलत संगत होता है, इसके कारण इनको छोड़ना भी पड़ता है। फिर अपने बच्चे को भी वो कोर्ट से लड़कर वो ले लेता है पादरी। इस तरह से इनका बिछड़ हो जाता है। फिर भारत आते हैं, भारत के समाज से, रीति रिवाज से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि जैसे वो देखने से लगते ही नहीं है, मतलब इसके रंगों में समा जाते हैं एनी बेसेंट। कपड़े के पहनावा से भी, वेशभूषा से भी, खाना से भी, सभी से अपने आप को बना लेते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी का काफ़ी विकास होगा, भारत में फैलेगा। वही फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक भी यही होते हैं। तो एनी बेसेंट जो फेबियन आंदोलन प्रस्तावक माना जाता है, वही 1888 से 1889 में फेबियन सोसाइटी के सदस्यों ने 700 से अधिक भाषण दिए थे। और एनी बेसेंट जो थे उसी के एनी बेसेंट, सिडनी बॉब, ये सभी उनके समर्थक थे। 75 में देख लीजिए, MC सीतलवाड़ और BN राव और लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके प्रख्यात सदस्य थे? काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, सीतलवाड़ है, MN राव, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, ये सभी थे मद्रास लेबर यूनियन। ये क्या है मद्रास लेबर यूनियन, थोड़ा सा जानते हैं। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 ईस्वी में किया जाता है, जो पहला मजदूर संगठन होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं एनी बेसेंट के जो होते हैं करीबी VP बाडिया जी होते हैं। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है। जैसे भी मद्रास यूनियन लेवल सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 ईस्वी में किन के द्वारा किया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो क्या उद्देश्य क्या होता है, यानी इसका जो उद्देश्य होता है लोगों में क्या करना, आधुनिकीकरण के माध्यम से तथा अंग्रेजी शिक्षा के विकास से उसको जागरूक करना, ताकि लोग अपना क्या कर सके, अपने व्यक्तित्व को समझ सके। यही स्थापना करने का उद्देश्य यही था गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 ईस्वी में। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में देखेंगे किस तरह से मोतीलाल नेहरू वो अलग होंगे महात्मा गांधी के मतभेद से, जब वो वापस ले लेंगे कौन असहयोग आंदोलन, उसको लेकर स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। तो ये सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए 70 अहमदिया या कादियानी आंदोलन। अहमदिया कादियानी आंदोलन इसको किसने आरंभ किया था? तो अहमदिया कादियानी आंदोलन क्यों कहा गया था? क्योंकि गुलाम अहमद को मोहम्मद के बाद, इसमें क्या था, मैटर क्या था, देखिए समझ लीजिए। जो ये तो कामायदी आंदोलन ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का कहना था कि यह अपने आप को मोहम्मद के बाद का क्या मानता था, पैगंबर मानता था, जबकि अन्य मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर हमारे जो हैं ये मतलब ये पैगंबर है, वो जो दूत हैं वो उसके अंतिम पैगंबर है, उसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आया है, ये अन्य मुसलमानों को माना था। जबकि ये जो मिर्ज़ा गुलाम था उसका कहना था कि पैगंबर के बाद जो है वही मोहम्मद के बाद जो है क्या है, ये गुलाम अहमद है पैगंबर। तो इसके कारण दोनों में मतभेद होता है। और यह क्या होता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि यह जो इसके कारण क्या होते हैं, अन्य मुसलमान इसको जो मुसलमान होते हैं वो उसको मुसलमान नहीं मानते हैं। तो यही लेकर काफ़ी विरोध का भी सामना हुआ। हाँ, पाकिस्तान में तो इसको क्या कर दिया, गैर मुसलमान भी साबित कर दिया। UAE में भी अहमदिया आंदोलन, जो अहमदिया लोग हैं, कदायनी के लोग हैं, वो हज अज़रा पर वहाँ भी बैन लगा हुआ है। तो यही इसका कहना था कि ये अपने आप को पैगंबर मानता था, कि पैगंबर के बाद यानी अहमद के बाद दूसरा पैगंबर मतलब अगला पैगंबर, जबकि अन्य मुसलमान जो हैं वह बोलते हैं कि उसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आया। और यही दोनों में मतभेद को लेकर ये पुरजा हुआ, जबकि दोनों पहनावा, टोपी उपी सब वेशभूषा से दोनों मुस्लिम ही लगते हैं। अब मिलान करिए, आंदोलन है और केंद्र है। आंदोलन है ताइनू। चलिए ताइनू की चर्चा हम लोग अगले कभी करेंगे। दारुल उल्लम की चर्चा हम लोग किए थे, देवबंद में हुआ था। देवबंद में किस तरह से जो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स जो भी क्रांतिकारी थे किस तरह से वह देवबंद में 44 लोगों को उल्टा कर भर के पटके पलटका दे, जिससे काफ़ी आघात होता है। फिर कुछ अन्य जो बचे हुए विद्वान होते हैं वो दारुल उलूम इस्लाम की स्थापना करते हैं, जहाँ पर शैक्षणिक शिक्षा का बात किया जाता है, लोगों को जोड़ने की, ताकि वो उस विकास के लिए उस समय अहम था। देवबंद में था, यूपी में है देवबंद हो जाए। अहमदिया आंदोलन अभी हम लोग चर्चा किए थे कि यह फरीदकोट कहाँ, गुरदासपुर में हुआ था। क्योंकि ये क्या होता था, जो इसके कौन थे, गुलाम अहमद अपने आप को पैगंबर के बाद का क्या मानते थे, दूत मानते थे। जबकि अन्य मुसलमान को कहना था कि पैगंबर के बाद कोई अन्य दूसरा आए ही नहीं, दूत तो हो ही नहीं सकते। तो इसके कारण दोनों में मतभेद है। इसके कारण बहुत सारे कंट्री में इसका, इंडिया में तो ठीक है, भारत में इसको गैर मुसलमान कर दिया। UAE में भी वही हाल है। तो 2 बच गया था हम लोग का, कौन कौन बच गया था, नवदा उल लेम और ताइनू। चर्चा हो जाएगी आगे। नेक्स्ट देखिए 78 में,
78 में करा कूका और नामधारी आंदोलन। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कूका आंदोलन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। कौन कौन है? भगत जवाहर मल है, बालक सिंह है, बाबा राम सिंह कूका हैं। अब ये कूका आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, कूका आंदोलन 1871-72 में पंजाब के कूका लोगों के द्वारा यह सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। इसका मैटर क्या होता है, अब समझ लिए 1840 ईस्वी में क्या होता है, इस पंथ की स्थापना होता है कूका पंथ का, और ये किसके नेतृत्व में? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में किया जाता है। जब अंग्रेज ने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ने व गुलामी का एहसास करवाने के लिए पंजाब में जगह जगह पर क्या किया था, गौवध करना स्टार्ट कर दिया था, यानी बूचड़ खाना खोल दिया था। तो क्या होता है, वक्त होता है 1871 का 15 जून का वक्त होता है। मतलब इससे काफ़ी लोग परेशान थे। तो क्या होते हैं कि जो बूचड़ खाने होते हैं उस पर ये सभी लोग क्या कर देते हैं, जो उसके शिष्य होते हैं बालक सिंह और राम सिंह कूका, इन सभी के नेतृत्व में उस पर हमला बोल देते हैं और सभी गायों को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। अब इसके बाद अब होता है दमनकारी स्टार्ट अंग्रेजों का। अब अंग्रेज क्या करता है, इस जैसे ही ये बात पता चलता है तो वह पहले तो 3 अंग्रेज अधिकारियों को पूरा मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद फिर अन्य कितना, लगभग 14 लोगों का है ना, 14 लोगों का, 14 नामधारी सिखों को लाकर 9 तोपों से उड़ा दिया जाता है। एक बच्चा लास्ट में बचता है, तो बच्चा बोलता है कि मुझे भी मार डालो, तो उसका सर उधर से अलग कर दिया जाता है। तो यही इसका मेन रूप से था। तो कूका आंदोलन यही होता है। तो इसमें 49 नामधारी सिखों को आज़ादी के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। फिर और भी 18 अन्य 16 सिखों को भी ये तोपों से रख कर उड़ा देता है। इसमें यही भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका के नेतृत्व हो जाएगा। 1 2 3 तीनों हो जाएगा कूका आंदोलन के नेतृत्व। अब है पारसी समुदाय के सामाजिक पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? कौन कौन है? SS बंगाली, नौरोजी फरोदनी जी, JP जावा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा। देखिए कह रहा है फारसी समुदाय की समझ, तो दादा भाई नौरोजी तो बिल्कुल वो फारसी थे ही थे, और MS बंगाली, SS बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो भी बंगाली, वो भी फारसी थे। RK कामा, ये सभी जो सदस्य थे ना 1 2 3 4, वो सभी क्या थे? धार्मिक संगठन रहनुमाई सभा के सदस्य थे और फारसी समुदाय से थे। नेक्स्ट देख लीजिए 80 में 1870 में कलकत्ता के में भारतीय सुधार संघ, देखिए आ गया ना भारतीय सुधार संघ, यही केशव चंद्र सेन है। जब वो 1870 ईस्वी में कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं कलकत्ता जाते हैं, तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना करते हैं। और इस भारतीय सुधार संघ का स्थापना करने का उनके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, जब वो क्या होते हैं विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ के ग्रेट ब्रिटेन जब जाते हैं वहाँ की यात्रा पर, तो 2 मैगजीन से वो, मतलब वहाँ के मैगजीन होते हैं धर्म सुधार मैगजीन, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसी के तहत वो भारत में भी सुधार संगठन का स्थापना करना चाहते हैं, सामाजिक और नैतिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए। वही एसोसिएशन को व्यापक का उद्देश्य करने के लिए वो 5 विभागों के तहत इस गतिविधि को क्या करना चाहते हैं, गति देना चाहते हैं, जिसमें वो सस्ते साहित्य, महिला सुधार, शिक्षा, स्तंभ और दान के माध्यम से यह सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति, देखिए आर्य समाज से तो बिल्कुल दयानंद सरस्वती तो होंगे ही होंगे, क्योंकि यही उसका स्थापना करते हैं। महाराजा हंसराज भी होंगे, पंडित गुरुदत्त भी होंगे, स्वामी श्रद्धानंद भी होंगे। स्वामी श्रद्धानंद यही तो बाद में आप आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, वैदिक शिक्षा का नेतृत्व यही करेंगे। आगे 1892 में क्या हो जाएगा, 92-93 में आर्य समाज 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक DA भी करेगा और एक मतलब एक पश्चिमी शिक्षा का नेतृत्व करेगा, एक वैदिक शिक्षा का। वही वैदिक शिक्षा जो पुराने पर सभ्यता बता रहे थे, श्रद्धानंद के द्वारा 1902 ईस्वी में पहला गुरुद्वारा कांगड़ी में खोला जाएगा। तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सुमिलित कीजिए वेद समाज। चलिए वेद समाज की चर्चा श्रीधरालु नायडू कब हुए थे, जब वो 1861 ईस्वी में चेन्नई जाते हैं। 1864 ईस्वी में उससे प्रभावित होकर, किनसे प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर श्रीधरालु नायडू क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना मद्रास में करते हैं, जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो बिल्कुल सही बात है, 1875 ईस्वी में किसके द्वारा, कर्नल ऑलकॉट के द्वारा और मैडम ब्लाफ्टस्की के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। ये कब किया जाता है, जब देखें कि ये मतलब इसके जो ये दक्कन सोसाइटी होता है ना, जो पहले कौन सा स्कूल जो होता है, ये जो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जो शिक्षा होता है, उस शिक्षा को पहला एजुकेशन देने वाला यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी होता है। इसी के तहत दिया जाता है, जो बाद में फॉरगिन्स कॉलेज बनेगा। इसी फॉरगिन्स कॉलेज में गोपाल कृष्ण गोखले भी बनेंगे और एक और व्यक्ति हैं, देखिए ना कौन कौन हैं, हाँ DK कर्वे, वो दोनों उसी में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 83 में 1805 में भारत में
भारत सेवक समाज की स्थापना किसे? तो भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, इसकी चर्चा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले का। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए क्या होता है, गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं वो क्या होता है कि ये तो क्या स्वतंत्रता के आंदोलन में भी काफ़ी इनका अहम योगदान रहता है गोपाल कृष्ण गोखले का। तो ये जो इनका जन्म होता है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो शायद ये पारसी होते हैं, गोखले जी पारसी नहीं होते हैं, गोखले जी पारसी नहीं होते, दादा भाई नौरोजी वो पारसी होते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये क्या बोलता है गोखले जी कहाँ जाते हैं, एक मिनट, 1905 ईस्वी में, हाँ 1905 से पहले क्या करेंगे गोखले जी, हाँ यहीं पर 2-3 घटना होगा, आइए उन सभी को समझते हैं। ये भारत समाज सेवक, देखिए भारत समाज सेवक का जो स्थापना का उद्देश्य होता है वो क्या उद्देश्य होता है, इस चीज़ों को समझेंगे। ये जो होता है ये गोपाल कृष्ण, ये भारत समाज से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की जाती है, ताकि क्या हो सके, देश के जो नौजवान को सार्वजनिक जीवन जीने के लिए क्या कर सके, प्रशिक्षित किया जा सके। मतलब माध्यम यही था ये इनका स्थापना करने का, भारत समाज समाज का, ताकि वो शिक्षा को, नए शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके सार्वजनिक जीवन को के लिए क्या 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 कर सके, वो प्रशिक्षित कर सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए क्या क्या सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान में रखिएगा। और फिर 5 में तो बहुत होता है, बंगाल विभाजन भी होगा, फिर अभी इसके बाद ये अथी भी होगा, अधिवेशन भी होगा कांग्रेस का, और उसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ही करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो जो होता है बनारस में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन। हाँ हाँ, जो हम चर्चा इसके कर रहे थे, इनके बारे में जानना चाह रहे थे ना, तो इनका जानने के बारे में कर रहे थे कि जो इनका जो जन्म होता है 1866 ईस्वी में रत्नागिरी जिले में होता है ना, पारसी नहीं होते हैं, ये ब्राह्मण परिवार से होते हैं। और वही 1886 ईस्वी में ये गोपाल कृष्ण गोखले फर्ग्यूस कॉलेज से क्या करते हैं, अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में वो एजुकेशन से जुड़ते हैं और पढ़ाई भी यहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 84 में करा दीनबंधु सार्वजनिक सभा, संस्था और संस्थापक है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में। तो देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा क्या था, अब पहले उससे नीचे आ जाइए, सेवा सदन। सेवा सदन क्या है? सेवा सदन की चर्चा अभी हम लोग किए थे कि यह शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा सेवा सदन था, कि देव समाज था इनके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज, नहीं, वेद समाज और देव समाज, चलिए ठीक है। सेवा सदन किया जाता है किनके द्वारा, ये हो जाएगा ये बहराम जी एम मालवारी के द्वारा सेवा सदन। क्योंकि ये सेवा सदन इसलिए स्थापना करते हैं ना, क्योंकि एम जी जो मालवारी होते हैं, यह जो होते हैं एक महान समाज सुधारक होते हैं, कवि भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, है ना। ये काफ़ी मतलब इनका माता पिता शायद बचपन में ही देहांत हुआ था, तो काफ़ी गरीबी का ये सामना करते हैं, और इस सामाजिक ढांचे में जो व्याप्त होता है उसको में परिवर्तन लाना चाहते हैं, विधवाओं पुनर्विवाह, बाल विवाह, इस सब पर काफ़ी जोर देते हैं ये, है ना। प्रश्न ये भी देखने को मिलता है समर्थक में कौन होते हैं, तो ये भी समर्थक में होते हैं। उन्होंने बोला जाता है कि अपने अनुशासन के साथ साथ में अन्य समाज सुधारकों का भी क्या किया था, काफ़ी सहयोग किया था, जिसमें हो जाएंगे एम जी रनाडे हो जाएंगे, और भी हो जाएंगे एम जी रनाडा के अलावा, और ले लीजिए मतलब और भी जो इतने भी जो समाज सुधारक थे उन सभी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। यही इन्हीं को दादा भाई नौरोजी का क्या बोला था, राइट हैंड कहा जाता है बहराम जी से। ये बोलते कम थे लेकिन वे शांत और मौन तरीके से मतलब काफ़ी कार्यरत थे, कार्य करते थे। और इन्हीं के ये बहराम जी एम मालावारी के नेतृत्व में क्या होगा, समति आयु अधिनियम 1891 आता है, जिसमें क्या कहता है, इनके प्रयास से, अथक प्रयास से लड़कियों की शादी का आयु 12 वर्ष किया जाता है। फिर सिविल मैरिज एक्ट आएगा, 14 वर्ष उसमें होगा। तो ध्यान में रखिएगा, सेवा सदन 1885 ईस्वी में ये सेवा सदन स्टार्ट करने का ही हुआ था। शिशु विवाह, विधवा उत्पीड़न से जो भी महिलाएं उसमें शोषित होती है उनको शरण देने के लिए ये स्थापना करते हैं। अब शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज जो ब्रह्म समाज का होता है 1886 ईस्वी तक वो ब्रह्म समाज के साथ रहते हैं, लेकिन 1887 में पूर्ण रूप से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और देव समाज की स्थापना करने का उद्देश्य होता है हर जाति धर्म पंथ ग्रंथ के विचारों अच्छाइयों
को क्या करना, प्रचार प्रसार करना। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। ज्योतिबा फुले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज भी ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। सत्यशोधक 1883 में किया जाता है वो, है ना। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, फिर वही दीनबंधु सार्वजनिक सभा भी ज्योतिबा फुले के तहत ही होता है। नेक्स्ट देखिए 85 में आते हैं हम लोग। 85 में कह रहा है संस्था है और संस्थापक है, सनातन धर्म और महाभारत महामंडल। आइए इसे देखते हैं। ये सनातन धर्म महामंडल क्या है, कह रहा है 4 जनवरी 1908। ये तो हो गया निष्कर्म कर्म मठ वाला, है ना, उस दिन वो होता है। सनातन धर्म और भारत महामंडल, दीनदयाल। चलिए उससे नीचे आ जाते हैं, उस माइंड में भी नहीं आ रहा है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अभी चर्चा हम लोग किए थे कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जो क्या करते हैं 1905 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन का भी नेतृत्व करते हैं, और उस अधिवेशन से तो अधिवेशन के पहले ही इसका स्थापना करते हैं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना करने का उद्देश्य यही होता है गोपाल कृष्ण गोखले का, क्योंकि उनका मानना होता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसीलिए इन्होंने इससे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक भी प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि स्थापना हुई कि नौजवानों को सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, इसलिए सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। निष्कर्म कर्म मठ, ये डीके कसकरवी, यही डीके के कसकरवी गोपाल कृष्ण गोखले दो क्या होते हैं, पढ़ते वहाँ हैं फर्ग्यूस कॉलेज में, फिर वहाँ पे अध्यापक भी बन जाते हैं और सोसाइटी से, डेक्कन सोसाइटी से भी जुड़ जाएंगे। और ये डीके करगे जो होते हैं ना, कि केशव करगे, इनको आमंत्रण गोपाल कृष्ण गोखले ही वहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये गणित से क्या करते हैं फर्ग्यूस कॉलेज में वो ग्रेजुएशन अधिक करते हैं, ग्रेजुएशन करके वहाँ पास करते हैं, फिर अध्यापक के लिए जाते हैं, पहले गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ करने पर ये चले आते हैं। निष्कर्म कर्म मठ क्या होता है, निष्कर्म कर्म मठ की बात की जाए तो इस मठ का जो डीके करवे जो होते हैं, उनके स्थापना करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है ये, मतलब ताकि वो अपने मन से, मतलब स्वयं निस्वार्थ भाव से क्या कर सके, जो कार्यकर्ता है वह, उनका मानना था कि बिना किसी लाभ की आशा किए हुए निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता क्या कर सके, संवर्ग बनाकर समाज की सेवा कर, विशेषकर महिला सेवा कार्य को बेहतर ढंग से किया जा सके। यानी महिलाओं सेवाओं को में शरण देने के लिए, उनकी सेवाओं को, जैसे क्या था विधवाओं को काफ़ी शोषण किया जा रहा था, काफ़ी उनका समाज में मतलब बहुत तरह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, उन सभी के लिए वो ये करते हैं, निष्कर्म कर्म मठ की स्थापना करते हैं, जिसमें निस्वार्थ भाव से सभी क्या कर सके, सेवा कर सके। फिर ऑप्शन 4 में है MN जोशी, आवाज है नारायण मल्हार जोशी, सिविल सर्विस लीग। देखिए ये सिविल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में जरूर स्थापना होता है, लेकिन इसका उद्देश्य जो होता है सिविल सर्विस की स्थापना करने का, ये उद्देश्य ये होता है अकाल महामारी, बाढ़ होता है, और ये बाढ़ ले लीजिए, आपदाओं, जितना भी होता है ना, आपदाओं से निपटने के लिए मुख्यतः इस सिविल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है। बाद में आप देखेंगे कि नारायण मल्होत्रा जोशी, MN जोशी जो आगे जाने जाएंगे लाला लाजपत राय के साथ, किसके लिए ज़्यादा जाना जाएंगे, वह जाने जाएंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना के लिए लाला लाजपत राय के साथ भी इनका नाम काफ़ी आएगा। तो सनातन धर्म बच गया था ना। चलिए सनातन धर्म की चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। हाँ सनातन धर्म के चलिए देख लेते हैं 1895 में, एक बार देख लेते हैं। 1895 में इसका जो मेन रूप से ये जो होता है आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं रामकृष्ण मिशन के एक हिंदूवादी रूढ़िवादिता को बचाने के लिए इसका स्थापना किया था सनातन धर्म का भारत धर्म महामंडल। 1902 ईस्वी में क्या होता है कि दक्षिण भारत में जितने भी धर्म महापरिषद एवं बंगाल में धर्म महामंडली की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था, और उन्हीं सभी को 1902 ईस्वी में क्या कहता है एक करने का प्रयास किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, इन शिक्षा मतलब धार्मिक सभाओं और शिक्षा संस्थाओं इत्यादि की स्थापना की जाती है, और यही महामंडल का सदस्य होते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा। 85 के बाद 86 में हम लोग आ जाते हैं। 86 में आ जाइए कि 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आइए इसका भी चर्चा हम लोग करते हैं। अब देखिए सेवा समिति स्काउट बॉय, देखिए स्काउट बॉय क्या थे, वो श्री राम वाजपेयी थे। एक घटना है कि जब श्री राम वाजपेयी जब क्या होते हैं वो इंजीनियरिंग कर जब वो आते हैं, तब वो
क्या होते हैं, जलेबी खा रहे होते हैं। कॉलेज से वो चले आते हैं, मतलब शायद वो जॉब नहीं करते, चले आते हैं। तो ये बाज़ार के अखबार में एक बार अखबार में रखकर वो जलेबी खा रहे थे, और उस अखबार में उस क्या होता है कि उनको पता चलता है, लिखा हुआ रहता है स्कॉट के बारे में। स्कॉट के जन्मदाता वेडन पावेल का जिक्र होता है, और यह पढ़कर वो काफ़ी उससे प्रभावित होते हैं, और वो फिर जाके शाहजहाँ के मिस्टर ऑक्स अधिकारी से मिलते हैं, और वही स्कॉट की किताबें मंगवाने के लिए करते हैं। फिर वाजपेयी जी किताब के माध्यम से क्या होते हैं, सीटी बजाना, इशारे करना, यानी स्कॉट वही हो गया ना, जैसे एक तरह से एनसीसी, एक तरह से कैडेट कोड है ना। तो सीटी बजाना, इशारे, मकान पर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना, ये सभी का काफ़ी दक्ष हो जाते हैं। और जब चोरी बढ़ने लगता है तो उसमें वो पुलिसों की हेल्प करते हैं। पुलिस काफ़ी भौचक हो जाता है इस बात को लेकर, वह आगे बात को पहुंचाता है ना। उसके बाद फिर राय बहादुर जो होते हैं वो खिताब का भी इसको देने का ऐलान करते हैं, लेकिन ये किताब लेने से मना कर देते हैं। उसके बाद फिर पंडित जो मदन मोहन मालवीय होते हैं, वो भी श्री राम वाजपेयी को इम्पेरियल काउंसिल में इससे चर्चित करवाते हैं। कमीशन शाहजहाँ आकर खुद इनके कार्यों को देखता है, सराहना करता है। उसके बाद इस क्रम में वाजपेयी उसी का नाम 1914 ईस्वी में क्या करते हैं, बाल सेवक दल रखते हैं, यानी सेवा समिति स्क्वाट बॉय। जो आप आगे देखेंगे कि फिर इलाहाबाद के कुंभ मेले होगा, वहाँ पर बहुत सारे डूबते हुए लोगों को ये बचाएंगे, आग से बचाएंगे। तो ये इस तरह से इसकी स्थापना होती है श्री राम वाजपेयी के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये अकाली आंदोलन एवं संबंधित घटना है। देखिए ये समझ लीजिए, ये जो जितने भी ये जो है ना, नानकाना कांड, स्वर्ण मंदिर के तोषक खानों की चाबी को लेकर, ढोके वाला गुरु के बाग को लेकर, जैतू के मोर्चा को लेकर, ये सभी जो 1920 से 25 के बीच में अकाली आंदोलन, यानी जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन को लेकर जो आंदोलन होता है, उसी के क्रम में ये कांड होता है। संक्षिप्त में जान लेते हैं कि यह आंदोलन जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी इसको कहा जाता है, जो 1920 से शुरू होता है 1925 के। थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए। क्या होता है कि यह जो पहले जो ये होता है, ये सिख जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कहने का मतलब आप मान लीजिए मार्च 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 ईस्वी में एक आम बैठक होती है, सिंह सभा। बैठक में सिंह सभा के सिख जो भी होते हैं नेताओं ने मार्च 1919 ईस्वी में जो सिंह सभा के सिख होते हैं उसको क्या करते हैं, सेंट्रल सिख लीग की स्थापना गठन करते हैं 1919 ईस्वी में। और उसको स्थापना करने का जो उद्देश्य होता है, ये जो है ना अकाली आंदोलन, यानी कि मुख्य रूप से हम अब इसकी भी चर्चा किस रूप में किए थे कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में, यानी गुरुद्वारा में इसका जो काम में होता है कि गुरुद्वारा को सुधार करने की, क्योंकि वो जो महंत होते हैं ना, वो उनके द्वारा वो क्या कर ले जाते हैं, उसको अधिकृत कर ले जाते हैं। तो वो जो भ्रष्ट जो महंतों हैं, उस महंतों से उसको मुक्त कराना, इसलिए ये आंदोलन चला जाता है। उसी के कांड में होता है ये ननकाना कांड एक बार होता है। आइए समझिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि क्या होता है, मार्च 1919 में लाहौर में एक आम बैठक में सिंह सभा के सिख जो होते हैं, नेता होते हैं, वह 1919 में सेंट्रल लीग का गठन करते हैं, और औपचारिक रूप से उसी वर्ष दिसंबर से इसका उद्घाटन किया जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि इसी के नेतृत्व में, अकाली दल के नेतृत्व में जो खालसा कॉलेज होता है अमृतसर का, वो सिख समुदाय के प्रतिनिधि में नियंत्रण में वापस ले लिया जाता है। और उसके बाद 1920 ईस्वी में सरकारी अनुदान को अस्वीकार करते हुए गुरुद्वारों को महंत नियंत्रण से मुक्त करने की बात की जाती है। तो फिर क्या होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भी यह आंदोलन प्रोत्साहित करता है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समर्थन देने की भी बात होती है। फिर ये होता है सेंट्रल सिख जो बनता है, सेंट्रल सिख अक्टूबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समर्थन की तो बात होती ही होती है। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1919 ईस्वी में मंदिर जो स्वर्ण मंदिर होता है अकाल तख्त पर ये नियंत्रण कर लिया जाता है। किसके द्वारा, ये जो बनाया गया था ना सेंट्रल सिख लीग, नियंत्रण कर लिया था। सेंट्रल सिख लीग 1920 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर में एक बड़ी सभा का आयोजन करता है, वही स्वर्ण मंदिर में जिसको अभी वो अपने अंडर में ले लिया। कौन, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ये वही अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो ये रंजीत सिंह के द्वारा इसको फिर से किया गया था ना, बनाया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा। अकाल तख्त का भी निर्माण किया गया था, वही किए थे हरगोविंद सिंह 12 फुट ऊंचाई का। तो वो क्या कर लेता है, वो अपने अंडर में ले लेता है, कौन, सेंट्रल सिख लीग। और उसके बाद 10,000 के वही सेंट्रल अथी में अमृतसर में मंदिर में 10,000 का एक आयोजन करता है, और वहीं पर उस मंदिर में समिति का गठन करता है। और वह प्रबंधन समिति बनाने के लिए 175 सदस्यों के साथ साथ में क्या होता है, सुधार मतलब सुधार की बात की जाती है, तथा अन्य जो होते हैं गुरुद्वारे के जो होते हैं प्रबंधक समिति, उनके साथ में लेकर एक गठन किया जाता है, जिसमें मतलब गठन किया जाता है। और गैर हस्तक्षेप रूप से सरकार भी इसको ऊपरी तौर पर उसको सहयोग करती है। और 1920 ईस्वी में एक समिति का नाम दिया जाता है जिसको शिरोमणि गुरुद्वारा समिति, शिरोमणि SGPC का नाम दिया जाता है। ये SGPC का गठन होता है। फिर गतिविधियों के समन्वय में फिर देखेंगे आगे होगा। फिर वही ननकाना होगा। ननकाना में क्या हो जाता है कि एक महंत होते हैं जो
वो महंत क्या होते हैं, गुरुद्वारे पर उनका अधिकार होता है, वो एक 13 साल के हिंदू बच्चे के साथ बलात्कार करते हैं। फिर उसके बाद यही एसपी जो गठन होगा, शिरोमणि गुरुद्वारा हुआ, उसको क्या करेगा, उनको निकाल कर अपने अधिकार में ले लेगा। फिर ये ननकाई जो महंत जी होंगे, वह मतलब 70 भाड़े के टैटू को लेकर हुआ, जब गुरुद्वारा में सब उतने लोग होते हैं तो वहाँ पर गोली चढ़ा दिया था, 100 लोग मारे जाते थे। ये कांड 1921 में कराता है। फिर स्वर्ण मंदिर तो खाने को लेकर कांड होगा। फिर ढोके वाले गुरुद्वारा को लेकर होगा। फिर जैतू हो जाएगा लास्ट में। एक आप ये घटना देखेंगे कि रिपू दमन सिंह होता है, जो नाभा रियासत के शासक होता है। नाभा रियासत के शासक उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, जिसके लेकर वहाँ विद्रोह होता है। फिर इसमें देखेंगे जवाहरलाल नेहरू भी इसमें आते हैं, वहाँ पर विद्रोह बढ़ जाता है इतना कि इसमें भी लगभग मारा जाता है लगभग 40-50 लोग, है ना। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार आते हैं। जैतू शायद ये पड़ता है जगह पाकिस्तान में। तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार, पहली बार यहीं गिरफ्तार होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैतू में। तो इस तरह से ये घटना पूरा है, सबका मिलान सही है। 1820 से 25 में चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो करतार सिंह झब्बर भी थे, फिर खड़क सिंह थे, मास्टर तारा सिंह, ये सभी होते हैं, 1 2 3 सभी होते हैं। 89 में देख लीजिए, गुरुद्वारा के सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वही क्या होता है, जो एसपीजीसी का गठन होता है ना, गुरुद्वारा शिरोमणि प्रोटेक्शन कमेटी, गुरुद्वारा शिरोमणि प्रबंधक समिति का जो गठन होता है, वो फिर मांग करता है 1925 ईस्वी में। क्या होता है, जो विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत करता है, और उस विधेयक के अनुसार, और मतलब शुरू में तो इसका विरोध किया था, लेकिन फिर 1 नवंबर 1905 ईस्वी को इस मंदिरों को क्या कहता है, मतलब पास कर दिया था। और 1 नवंबर 1950 ईस्वी को जितने भी गुरुद्वारा होता है उस पर अधिकार करने का अधिकार यही होता है। सिख सुधार अधिनियम के तहत कर लिया था, यानी एसपीजी उसके अधीन में चलाता है। कब? 1925 ईस्वी में अधिनियम पारित होता है। अल हिलाल और अल बगल की जनरल के संपादक, ये देखिए, अल हिलाल ये कौन थे? ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद वही होते हैं जो काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हैं। वही पहला, यही मतलब ऐसे व्यक्ति मुस्लिम होते हैं जो पाकिस्तान की मांग का विरोध भी करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अल हिलाल जो है वो किन के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया 1912 ईस्वी में कलकत्ता में। अल हिलाल नामक क्या किया गया था? साप्ताहिक पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। युवा मुसलमान के स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता को लड़ने वाले प्रथम जो होते हैं, कौन होते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। 1992 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 91 में देखते हैं हम लोग। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मौद कहते थे? कौन कहते थे? अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे, यही थे ना अहमदिया आंदोलन के। अहमदिया आंदोलन के जो कौन थे, व्यक्ति का नाम देखिए, क्या था? गुलाम अहमद, है ना। यही गुलाम अहमद अपने आप को क्या कहता था? हजरत के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो था अपने आप को पैगंबर बताता था, जिसको लेकर यानी मुसलमान में मनमुटाव था, जिसके कारण युद्ध भी हो गया था। ये युद्ध कब होता है? लगभग 1886 या 89 में, ऐसे ही जो था 1889 में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अहमदिया आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम होता है, रामकृष्ण परमहंस कौन होते हैं? याद करिए, स्वामी दयानंद नहीं, ये स्वामी विवेकानंद, उनके जो गुरु होते हैं चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण तो गदाधर चट्टोपाध्याय होता है। ये इनका भी चर्चा हम लोग किए थे। रामकृष्ण परमहंस का जो हम लोगों ने देखा था किस तरह से इनके बचपन में पिता का देहांत होता है, फिर अपने बड़े भाई के साथ ये कोलकाता आते हैं, काली मंदिर में ये मतलब वहीं पर रहते हैं, सेवा करते हैं। बड़े भाई की मृत्यु के बाद फिर काली मंदिर का पुजारी हो जाते हैं, फिर अंतर ध्यान करते हैं। फिर अपने बोला जाता है अपने शादी के विवाह के लिए यही बताते हैं। लड़की का भी तो 5 वर्ष की उम्र में शादी होता है, जब इनकी मतलब जो बीवी होती है शारदा मणि होती है, जो बाद में फिर जैसे ही वो 18 वर्ष की होती है, जब इनके पास आती है तो ये क्या हो चुके होते हैं? सन्यासी से मठवासी जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। और फिर वही शारदा मणि जो है मुखोपाध्याय शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन परमहंस का जन्म हुगली जिला में कमारपुर गांव में हुआ था, यही हो जाएगा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेलूर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, हाँ बेलूर में हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? 1896 एंड 1897 में, कभी कभी कहीं दिया हो रहेगा। किसी धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी, तो किसको हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1933 में हुई थी ब्रिस्टल में, जब वो अकबर द्वितीय को पेंशन के लेकर वो गए थे, बात कर रहे हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वो कहा जाएगा एमजी रनाडे को ही किया जाएगा। क्यों एमजी रनाडे को ही क्यों किया जाएगा? क्योंकि एमजी रनाडे उस समय सर्वोच्च पद पर होते हुए भी
या मतलब क्या करते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन को, बाल विवाह को, सती प्रथा को, बहु विवाह को और शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर ये काफ़ी काम करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का लोकहितवादी भी कहा गया था ना। नेक्स्ट देखिए 97 में थियोसॉफिकल आंदोलन के गतिविधियों में भारत में व्यापक रूप से फैलाने का आश्चर्य है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किस तरह से हम लोगों ने देखा था कि 1875 ईस्वी में ये ब्लाउत्स्की के द्वारा और मैडम ऑलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और जैसे ही मैडम ब्लाउत्स्की और अगरकर उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती इनको प्रपोजल देते हैं, भारत में आकर 1889 ईस्वी में क्या करते हैं, भारत में आकर मुंबई में मुख्यालय भी बनाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद अलग हो जाते हैं। फिर इसमें 1882 ईस्वी में इससे जुड़ती है एनी बेसेंट, फिर 1889 ईस्वी में औपचारिक रूप से सदस्य बनती है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से 1893 ईस्वी में किसका मृत्यु होगा, ब्लाउत्स्की का मृत्यु होगा। फिर 1907 ईस्वी में ऑलकॉट की भी मृत्यु हो जाएगा। फिर वो एनी बेसेंट नेतृत्व करेगी, भारत तो आ जाती है 1803 ईस्वी में आ जाती है, क्योंकि भारत में उसका काफ़ी प्रचार प्रसार होता है, इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एनी बेसेंट करती है। फिर आप देखेंगे एनी बेसेंट के नेतृत्व में क्या होगा, 1898 में ना हिंदू कॉलेज जो बनारस वाला बनेगा। नेक्स्ट देखिए 1858 गया प्रश्न, वर्ष 1858 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था। तो वही इनिवेशन करती है जब वो क्या कर रही होती है, किसके थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व कर रही होती है, उसका प्रचार प्रसार कर रही थी। उसी के दरमियान में वो इनिवेशन क्या करती है, 1896 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना होता है। फिर बाद में मदन मोहन मालवीय इसको क्या कर दिए होते हैं, कौन सा कॉलेज बना दिए होते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देख लीजिए 99 में एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी थी। तो आप देखिए क्या होता है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का तो प्रचार प्रसार कर ही रही होती है। फिर वो क्या हो जाती है कि होम रूल लीग की भी स्थापना करती है। उनका मानना था, ऐसा नहीं कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को विरोध करते, उसका मानना था कि ब्रिटिश की तर्ज पर एक होम रूल लीग की भी स्थापना किया सके, ताकि क्या कर सके, स्वाधीनता को प्राप्त कर सके भारत। तो होम रूल लीग की भी स्थापना करते हैं। 1914 ईस्वी में कांग्रेस में प्रवेश भी करती है और 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनती है। तो 17 हो जाएगा डी में। 100 में देख लीजिए 100 में हो जाएगा सम्मिलित करना है, स्त्री उद्धार संबंधित अधिनियम और संबंधित भूमिका। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो बिल्कुल चर्चा हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो क्या करते हैं, विधानसभा में प्रवेश करते हैं, तो इसका राधाकांत राव विरोध भी करता है, फिर भी लॉर्ड कैनिंग इसको अंतिम रूप देता है, लॉर्ड डलहौजी, और कैनिंग इसको पास करता है। सिविल मैरिज एक्ट भी केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही बात है, जिसमें क्या किया गया, जो स्त्री की, लड़की की जो आयु है वह के 14 वर्ष किया गया। समिति आयु अधिनियम यह एम.एन. मालवारी के द्वारा अधिनियम किया गया, जिसमें 12 वर्ष किया गया था, जो कि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सभी का घोर इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और समाज को इन अथी से निकालना चाह रहे थे, कुर्तियों से, एम.एन. मालवारी। कौन, इसको फुल फॉर्म क्या हो गया, कौन, नारायण मालवारी, वो तो हो गया एम.सी. जोशी का ना, नारायण मल्हर जोशी मालवारी। मालवारी की चर्चा हम लोग किए थे कि इन्हीं के द्वारा किया जाता है ना, ये क्या बोलता है मालवारी जी, ये सेवा सदन है ना, सेवा सदन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जिसमें विधवाओं बालिका विधवा को सहायता के लिए, उनके उत्थान के लिए मतलब एक काम किया था सेवा सदन 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लीजिएगा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ये हर विलास शारदा, इसकी चर्चा नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर रहे थे। देखिए हर विलास शारदा कौन होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। हर विलास शारदा जी, हर विलास शारदा जो होते हैं, इनका जन्म तो 1700 ईस्वी में था। यह भी एक क्या होते हैं, मान लीजिए ये भी समाज सेवी होते हैं, है ना। इनका जो 1883 ईस्वी में मैट्रिक करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा ग्रेजुएशन का डिग्री भी पूरा करके फिर वो 1992 ईस्वी में क्या होते हैं, अजमेर मेवाड़ प्रांत में न्यायिक विभाग में काम करना शुरू करते हैं। 1894 ईस्वी में नगर आयुक्त भी बनते हैं। फिर आप देखेंगे कि 1825 होते होते वह न्यायाधीश भी बनते हैं, है ना, मतलब इस तरह से। फिर वो 1924 ईस्वी में शारदा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। 1924 में विधान परिषद, वो आप देख चुके होंगे, जैसे ही विधान परिषद की स्थापना कब हो चुकी थी, जब 1858 ईस्वी में, जब 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया, गवर्नर जनरल के अधिकार को क्राउन ले लिया, उसके तहत वाइसराय नियुक्त होता था ना, तो वही जो कार्यकारी परिषद था अब क्या कहलाने लगा था, विधान परिषद कहलाने लगा, इंपेरियल, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी शाही विधान परिषद, उसी को ऐसा हो गया था, जिसमें फिर धीरे धीरे, पहले तो कम था, धीरे धीरे उसकी संख्या को बढ़ाया गया, मनोनीत किया गया। तो उसी के तहत हर विलास राय क्या होते हैं, 1924 ईस्वी में शारदा केंद्रीय विधानसभा में संयुक्त होते हैं। और वही 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को मतलब पारित करते हैं, उसमें देते हैं, तो पारित हो जाता है, जिसमें विवाह की आयु
14 वर्ष किया जाता है, 14 वर्ष रखा जाता है, और लड़के की आयु 18 वर्ष रखा जाता है। फिर बाद में संशोधन होता है इसी में, तो वही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कहलाता है। बाद में संशोधन होकर जो 14 था ना, लड़की का वो 18 हो जाता है, और लड़का वाला 18 होकर 21 हो जाता है। तो 14 और 18 ही, 14 और 18 ही इसका सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई थी। बिल्कुल सही बात है। जैसे आर्य समाज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु होती है, कब होती है? वह मृत्यु उनकी 1883 में शायद होती है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, वही होगा। और इनके बहुत विकट परिस्थिति में होता है। जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो बोला जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती की जब मृत्यु होती है तो मतलब अंग्रेजों पर हाथ भी मतलब आवाज़ भी उठता है कि शायद उन्हीं का उसमें मिली जुली भगत आता है। 1883 में, 1883 में दीपावली के दिन होता है, संध्या के दिन में होता है। ये जाते हैं किनके कहने पर, वहाँ पर एक बुलाहट होता है, जोधपुर के नरेश जो होते हैं ना, वो उनको बुलाते हैं। नाम होता है जसवंत सिंह होता है, उन्हीं के कहने पर होती है। फिर वो मतलब जसवंत सिंह होते हैं, उन्हीं के घर में एक नृत्यांगना होती है, वैश्या जो भी कही, वो उनके दूध में पीस कर थी मिला देती है, कांच मिला देती है। लेकिन फिर बाद में आके बता देती है ना। फिर वो उनका तबीयत ख़राब होता है, अस्पताल भी जाते हैं, अस्पताल में ही मतलब कैसे कैसे बोला जाता है कि उनको बीसी दिया जा रहा था, वही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो 1800, उनकी मृत्यु के बाद 1892 ईस्वी में आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक का नेतृत्व कौन करते हैं? लाला हंसराज करते हैं और लाला लाजपत राय करते हैं। दूसरे का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद करते हैं। और जो एक का नेतृत्व जो लाला हंसराज और लाला हंसराज, लाला लाजपत राय करते हैं, वो होता है पश्चात शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा का, जिसमें पश्चिमी शिक्षा यानी कि आधुनिक शिक्षा की बात, अंग्रेजी की बात होती है। और जो दूसरा दल होता है वो वैदिक शिक्षा का नेतृत्व करता है, यानी पश्चात शिक्षा पर आधारित होता है, यानी वैदिक ग्रंथों पर। जो होता है 1902 ईस्वी में कांगड़ा में, हरिद्वार में पहला इसकी स्थापना किया जाता है। हालांकि अभी तो बहुत सारा इसका शाखा है, ऐसा बात नहीं है। लगभग अभी मतलब देख लिया तो 200 से अधिक शाखा है। नेक्स्ट देखिए 102 में, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में। आज हिंदू धर्म मत छुआबेद बन जाता है, यह किसने कहा था? तो कौन कहे थे? देखिए ऑप्शन में है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यह जो वक्तव्य बोला गया था कि जो हमारे धर्म रसोई घर में है और भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, तो यह जो बोला गया था यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही बोला गया था। तो सॉरी, सरस्वती नहीं है ना, स्वामी विवेकानंद। ये कन्फ्यूज हो जाता कभी कभी, है ना, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद, तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, क्योंकि देखिए जो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, स्वामी विवेकानंद जो थे, वो तो देखिए उनका मानना था कि वो एक ऐसा धर्म मतलब विकास करना चाहते थे जिसमें कोई क्या हो, जात पात नहीं हो। वो उस धर्म को ऐसा विकास करना चाह रहे हैं। 103 में देख लिया, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ये राष्ट्रवादी कवि है, ये हो जाएगा डेरोजी। वही डेरोजी जो क्या होते हैं, वो घड़ी बेचने के लिए आते हैं, फिर वो कलकत्ता में 1826 ईस्वी तक सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में रहते हैं। फिर इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया जाता है, युवा बंगाल आंदोलन चलाया जाता है, जो बड़े मेधावी छात्र उनके नेतृत्व में रहते हैं, जिसके तहत ये इसलिए चलाते हैं ताकि वो समाज में फैली कुर्तियाँ हैं ना, उसको दूर किया जा सके, समाज का उत्थान किया जा सके। वो अंधविश्वासों को दूर करने के नेतृत्व में ये चलाते हैं डेरोजी। फिर हैजा के कारण उनका मृत्यु हो जाता है 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लीजिए, किसने जनता में को 4 सूत्रीय में बांध दिया था? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाव। तो वो कौन बांध दिए थे? 4 सूत्रीय संदेश में बांध दिए थे वो स्वधर्म, वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने बांध दिया था, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के रूप में संज्ञा दी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, किस तरह से? बिल्कुल सही बात है कि एक भारत को अगर एक अलग नाम दिलाने का काम किया तो विवेकानंद काम किए, जिसके बाद भारत को एक अलग छवि के रूप में देखा जाने लगा। तो वह हो जाएगा, वो किसने कहा था आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो वह सुभाष चंद्र बोस कहे थे। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी एक बात बोला गया था। ये देखिए क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि यदि भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल कौन थे? तो विधवा विवाह पुनर्विवाह आंदोलन में कौन शामिल थे बताइए? इसमें आंदोलन में तो केशव करगे जी भी इसका कहते हैं, विरोध करते हैं, और मालवारी जी भी करते हैं। देखिए मालवारी जी सेवा सदन का भी स्थापना करते हैं। डी के केस करबे को भी देखिए, तो उन्होंने भी इसको लेके काफ़ी विरोध किया था, है ना। जो निष्काम कर्म मठ का भी स्थापना करते हैं, जो मतलब बिना लाभ के उद्देश्य से क्या करना चाहिए, समाज सेवा करें, मतलब जिसमें वैसा नहीं हो, वो स्थापना निष्कर्म कर्म मठ की स्थापना किए थे ना ये,
कब? ये लगभग 1910 ईस्वी में। तो ये सभी हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। वारिस सलिंगम पंतुलु चौथा ऑप्शन, इसकी चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, आ जाएगा कभी तो हम लोग कर लेंगे। साथ में देख लिए 107 में। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन, ये देखिए मोहम्मडन एसोसिएशन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं कि मोहम्मदन देखिए तुरंत मार दीजिए सर सैयद अहमद का, तो गलत है। वो अगर हो जाता मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात हो जाती है, स्कूल की बात हो जाती, तब सर सैयद अहमद खान होते। ये है मोहम्मडन एसोसिएशन है। तो इस मोहम्मदन एसोसिएशन की जो शुरुआत है, सोसाइटी है कलकत्ता में 16 तल्ला में स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म में क्या करना, अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि जो इस्लाम धर्म के कौम है अन्य छात्रों से क्या कर सके, प्रतिद्वंदी को कायम रख सके। तो ये चला गया था अब्दुल लतीफ़ के द्वारा चला गया था। हालांकि बाद में क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल गया था, 1930 ईस्वी में ख़त्म भी हो गया था। इसके बाद में इसका जो नाम बदल कर जो आया था मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता रख दिया गया था। 108 में देख लीजिए, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था, पहला बात तो हमने यही चर्चा की, वह कौम की विकास करना चाह रहे थे, आधुनिक शिक्षा उसमें देना चाह रहे थे, उसमें बौद्धिक सामाजिक और धार्मिक उत्थान की बात कर रहे थे। तो ब्रिटिश के समर्थक थे और कांग्रेस विरोधी थे। ब्रिटिश विरोधी नहीं, ब्रिटिश समर्थक, हिंदू विरोधी, कांग्रेस विरोधी। हाँ, तो ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। हिंदू विरोधी नहीं थे, कांग्रेस का जरूर विरोध कर रहे थे, तो हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस में है, 2 3 इसमें है। और चलिए, हिंदू समर्थक, हाँ हिंदू विरोधी नहीं थे, तो हिंदू समर्थक तो मतलब वो थे ही थे, है ना। सी हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट विवेकानंद ने भाग लिया था कब, सितंबर 1893 ईस्वी में भाग लिया था। ये चर्चा हम लोग कर लिए थे, किस तरह से वो अमेरिकी प्रोफेसर के सहयोग से उनको बोलने का मौका दिया जाता है। 110 में देख लिए विवेकानंद के बारे में क्या सही है, पढ़ते हैं। उन्होंने वेद को अमोघ माना, बिल्कुल सही बात है, विवेकानंद बोध को अमोघ माने। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, बिल्कुल सही बात है। वो मानते थे कि वेदांत में लिखा हुआ चीज़ पूर्ण रूप से संगत है। हालांकि जो मनुष्य उसका जो क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, छेड़छाड़ करके ग्रंथ का अलग उसका जो निर्माण कर रहा है, उसमें दिक्कत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, तो उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। हाँ, जाति व्यवस्था को उन्होंने माना, कर रहे थे कि क्योंकि वो एक ऐसा सोच रखते थे कि मतलब एक ऐसा समाज का स्थापना चाहते थे, एक ऐसा वर्ग का स्थापना चाहते थे, इसमें छुआछूत धर्म जात नहीं होती, ये तीनों सही है। लेकिन देशवासियों को इस बात के लिए आलोचना की कि वो बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 हो जाएगा, कौन है 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 में देख लिया, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता वो जब भी होंगे तो राजा राम मोहन राय होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि अगर पहला बार बात किया जाए तो किन्होंने धार्मिक में, समाज में फैले कुर्सियों के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाने, उसके उत्थान की बात किया तो होगा पहले राजा राम मोहन राय होंगे, वही थे। उसके बाद फिर अन्य बहुत सारे आए। नेक्स्ट देख लीजिए 12 में, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। देखिए शुद्धि आंदोलन क्या था कि बहुत सारे जो हिंदू थे वो अलग अलग मतलब इस चले गए थे धर्मों में, तो वही पुनः फिर से उसको अपने धर्म में लाने के लिए यह शुद्धि आंदोलन चला गया था। वो आर्य समाज जो श्रद्धानंद उसको चलाते हैं, शायद 1992 में, यही है। नेक्स्ट देख लीजिए 113 में, 19वीं शताब्दी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। 1992 बोल दिए ना, नहीं 1992 नहीं, गलत हम बोल दिए, 1923 के आसपास था, चलाए थे जो। 113 में देख लिए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। पारसी समाज सुधारक देखिए, नवलजी टाटा, सर रुस्तम बराम जी, बहराम जी एम मालाबारी, सर जमशेद जी। तो यही हो जाएगा एम जी मालाबारी महानतम पारसी समाज सुधारक में। अब इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया था एम जी मालवारी के द्वारा, तो हम लोगों ने देखा था कि सेवा सदन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, है ना। फिर आप देखेंगे सम्मति आयु अधिनियम बहराम जी मालवीय के द्वारा ही, जिसमें 12 वर्ष की आयु सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो थी व्याप्त लोगों में बाल विवाह, इस तरह का जो कुर्तियाँ था, उसको थोड़ा क्या किया गया, सम्मति आयु अधिनियम जो है इसमें 12 वर्ष की गई। न्यूनतम आयु सबसे पहले 1891 ईस्वी में यही किया गया था, किनके द्वारा, बहराम जी एम मलबारी के द्वारा। सेवा सदन भी 1800 ये किया गया था 1891 में ना, वो किया गया था 1885 में सेवा सदन। नेक्स्ट देख लीजिए 114 में, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। वही हम लोगों ने देखा कि 1820 ईस्वी में वो क्या करते हैं, सुधार अधिनियम का वो कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पास करते हैं, जिसमें वो इंग्लैंड जाते हैं तो पत्रिका से काफ़ी प्रभावित होते हैं, जिसमें वो निःशुल्क पत्रिका यानी सस्ते दाम पर पत्रिका, शिक्षा, महिलाओं में शिक्षा की बात करते हैं, मतलब बात करते हैं। उसके बाद फिर वो
क्या करते हैं, जूरी विधेयक, अच्छा वो तो केशव चंद्र सेन हो गए ना, वो वहाँ जाते हैं जो सुधार संघ की स्थापना करते हैं, वो अलग है। यहाँ पर जूरी विधेयक ये करेंगे, कौन करेंगे, ये करेंगे राजा राम मोहन राय। जूरी विधेयक क्या था, जिसमें हम लोग को देखा था कि एक योग्यता रखा जाता था कि कैसे 60 वर्ष जिसका आयु हो वही बन सकता है। उसके बाद फिर बहुत सारे टर्म कंडीशन था कि ज़मीन पट्टे पे होना चाहिए, इतने से इतने अधिक तक पट्टा पर होना चाहिए, इतना ज़मीन होना चाहिए, ये सभी के कारण था वही जूरी बन सकता था, यानी न्यायाधीश। उसके लिए विरोध किए थे राजा राम मोहन राय 1826 में। शारदा अधिनियम, ये शारदा अधिनियम अभी हम लोग चर्चा किए थे। कौन ये शारदा कौन थे, हरविलास शारदा जी। हरविलास शारदा जी कौन थे, हरविलास शारदा जी के द्वारा क्या किया गया, विधान परिषद में कानून प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी में। और 1928 में नहीं किया जाता है कि 1929 में किया जाता है, 6 महीना बाद ये पारित हो जाता है। जिसमें क्या किया था, लड़कों की न्यूनतम आयु 14, लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों का 18 किया था। बाद में संशोधन इसमें किया जाता तो फिर बढ़ाया जाता, वो हो जाएगा 18 और 21 हो जाएगा। 116 देख लीजिए, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय ही होंगे, क्योंकि पहली बार ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाया और पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे शिक्षाओं को प्रसार के लिए उचित माना। तभी देश का क्या हो सकता है, नवजागरण हो सकता है, ये राजा राम मोहन राय। 17 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, देखिए ऑप्शन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसका आंसर बता देते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ये सभी राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन वही है जो एमजी रनाडे और ये वो सभी के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग भी होते हैं, सहयोग से वो गठन किया जाता चलाया जाता है। हालांकि जो इसका गठन करने का इस्तेमाल मतलब यही होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है वो नहीं चाहती कि वो अपने साथ अधिवेशन में इसका क्या कर सके, मतलब इसको भी पार्टिसिपेट वो कर सके, रख सके, तो इसलिए क्या कर सके, तो इसलिए इसका राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन होता है। और पहला इसका जो सम्मेलन 1887 से मद्रास में होता है, एक बार आप रीचेक कर लेंगे। 118 में देखिएगा, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में करना है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध बिल्कुल किए थे, मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने। धार्मिक ग्रंथों में व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल सही बात है, पुरोहित वर्ग को भी इन्होंने अस्वीकार किया। इसमें किस सिद्धांत इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। हाँ, ऐसा इन्होंने नहीं किया था कि वेद त्रुटिहीन है, यह कहा था इन्होंने नहीं, तो इसलिए ये लांछन लगाना ये उचित नहीं है, तो 1 और 2 ही हो जाएगा। 119 में देख लीजिए, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग या राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, क्या पेचा प्रश्न है, ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। यही स्वामी विवेकानंद है जो हम लोगों ने देखा था किस तरह से भारत का एक अलग नाम, हिंदुस्तान का एक अलग नाम देते हैं, उसके बाद पूरे दुनिया ऐसे जाने लगता है। शिकागो सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, है ना। ज्ञान योग, कर्मयोग या राजयोग, तो रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु थे, फिर रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इनके द्वारा की जाती है, वो सभी इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा पिछले भी हुई है और करते भी आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।